चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ना मैं आपसे अपने बचपन की कहानी शेयर करूँगी। सेफ होता है ना अपनी कहानियाँ शेयर करना। बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ किसी और की कहानियाँ कह के सुनाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझसे कोई पूछा करता था, मैं बड़ी हो गई थी लाइक 13-14 की, कि तुम्हारे अब्बा से तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है, तो मैं कहती थी उन्होंने तो हमें इस तरह, उस वक्त जब मैं 13-14 की थी, मैं कहती थी कि उन्होंने हमें ना इस तरह बढ़ते हुए देखा है। यानी कि वो इतनी मेहनत करते थे ज़िंदगी में, सुबह जाते थे, वो तब जब हम सो रहे होते थे तो वो आते थे घर वापस, या हम स्कूल चले जाते थे तो वो घर आते थे। शूटिंग्स और पीटीवी की डायरेक्शन और उसका जॉब क्राइटेरिया उनका ऐसा था कि उनको पूरे पूरे दिन जो है वो घर से बाहर रहना पड़ता था, कभी कभार शहर से बाहर रहना पड़ता था। तो अब्बू को ये भी नहीं पता होता था कि हम कौन सी क्लास में हैं। वो सारी चीज़ें अम्मी देखती थी। अम्मी ने अपने करियर को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया था, इन द सेंस के इस तरह के प्रोग्राम्स ले लिए थे जॉब करने के साथ साथ कि वो बच्चों की भी जो निगहदाश्त है वो कर सके या उनकी तरबियत कर सके। और अब्बू लगे हुए थे, उन्होंने ज़ाहिर है ज़्यादा मेहनत करनी थी और उन्होंने पूरे घर का बोझ ढोना था। तो अब्बू ने हमें सुनने में आता था कि अब्बू ने हमें इस तरह बढ़ते हुए देखा है, मतलब। तो ना दिल में मेरी एक बड़ी कसक सी थी उस टाइम पर, जब तक मुझे शऊर नहीं आया और जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, अपनी फैमिली को पालना कितना मुश्किल होता है। फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो सारी ज़िंदगी में ये सोचती रही कि भाई अम्मी ने ही सब कुछ किया है, अम्मी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि नज़र वो आती थी हमें। अब्बू तो बेचारे नज़र ही नहीं आते थे। बच्चों के बचपन से, बच्चों की बहुत सारी चीज़ों से वो इसलिए महरूम रहे क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर तराश रहे थे। वो हमारे लिए एक अच्छा ऐसा कि जो हमें कभी पढ़ाई की प्रॉब्लम ना हो, हम जिस भी सब्जेक्ट पे, जिस भी इदारे पे हाथ रखे, हमारा एडमिशन उधर करा दें। तो ये जब मुझे शऊर आया, मैच्योरिटी आई, तो मुझे लगा कि अल्लाह देखो ज़रा, हम सारी ज़िंदगी अपने अब्बा को इमोशनली एब्सेंट समझते रहे, जबकि वो तो हमारे लिए लगे हुए थे। और फिर मुझे लगा कि यार हम कितना कभी गलत कर जाते हैं। वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द नहीं होते और हमें लगता है कि हम उनसे वो दिल की बात नहीं कर सकते, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास वो टाइम नहीं है जो हमें दरकार है उस एज में, तो हम वो फीलिंग ही नहीं समझ पाते, हम उनको थैंक्स ही नहीं कर पाते, हम उनको शुक्रिया ही नहीं कह पाते कि तुम आपने कितनी मेहनत की हमारे लिए। और हम जहाँ पहुँचे, अगर वो हमें इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते, वो खाना, वो घर, वो आसाइशें, वो लग्जरीज़ हमें नहीं मिलती, तो शायद हम वो नहीं बन पाते जो हम हैं। और कभी कभार हम सारा क्रेडिट सिर्फ एक ही पेरेंट को दे देते हैं। बेसिकली आज हमारा शो इसी चीज़ के ऊपर है, इसीलिए मैंने अपनी कहानी से शुरुआत की कि ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है। आपको लगता है जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनको कभी कभार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो बस ऐसे ही है, वो ऐसे ही नहीं होते। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे होते हैं। फ़र्क ये है कि आपको नज़र देर से आना शुरू हो जाता है, या फिर आपको कोई दिखाए, एम्फसाइज करवाए तो आपको पता चलता है, वरना
आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग खामोश बस आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। सो हमें थैंक्स करना चाहिए, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें एम्पैथी रखनी चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो क्या होता। आज हम उन लोगों को थैंक्स करेंगे जिनको थैंक्स करने की हमें वाकई बेहद ज़रूरत है। घर की वो औरत जो बिला नागा किसी छुट्टी के बगैर नॉन स्टॉप बस किए जा रही है। वो हाउसवाइफ जो बज़ाहिर तो नज़र आता है कि वो जॉब नहीं करती, जो बज़ाहिर तो नज़र आता है कि ओहो वो तो कम घर में ही है, चार दीवारी के अंदर ही है, उसको क्या मसला होगा। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि बस उसको तो हम पैसे अपने हाथ से देते हैं, हम उसे हमारे खर्चे पे है, वो क्या करती है, उसको क्या है, मज़े से सो लिया, मज़े से जाग लिया। कभी उस औरत की जगह अपने आप को बदल के देखें, ये मैं मर्दों से कह रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना काम करती है और उसकी छुट्टी भी नहीं होती। सो आज बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने इर्द गिर्द के किन लोगों को थैंक्स करना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, उनके लिए गलत ना सोचें कि वो नहीं थे। बहुत सारे बच्चों को एक अंदर दिल में एक कसक सी रह जाती है कि उनके बाप नहीं होते, लेकिन उनके बाप क्यों नहीं होते ये उनको तब पता चलता है जब वो एक मैच्योर एज में आते हैं। वो सारा बचपन अपने अब्बा के लिए इमोशंस का एक पूरा एक कहते हैं ना लावा, और वो जो मंड रहा होता है कि वो हमारे करीब नहीं है। इन सारी बातों के जवाब आज आपको हमारे शो में मिलेंगे। सो शायद आपको अपने रवैये में बदलाव फील हो आज के शो के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बेसिकली आज के शो का नाम तो थैंक्स गिविंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे माशरे के इर्द गिर्द के लोग जिनको हमें थैंक यू करना चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं एप्रिसिएशन, तारीफ़ करनी चाहिए उनकी। हम क्यों नहीं करते, हम क्यों कंजूसी करते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं ये तारीफ़ करने में ही खाली। सो आइए ये जानते हैं। बेसिकली हमें तो पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमें किसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, किसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे साथ आज सेलिब्रिटी गेस्ट आमना मलिक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को वही हुआ फ्लू बहुत बुरा जो फैला हुआ है आजकल। और हमारे दूसरी तरफ जो हमारी बेसिकली एक्सपर्ट हैं आज के शो की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अतिया फरीद हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ऑल गुड। ठीक ठाक है। और ऑब्वियसली अलग अलग लोग हमारे पास आएंगे और हमसे बात करेंगे रिगार्डिंग कि हमें किसकी तारीफ़ करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, अपने अपने दिल के हाल बताएंगे। तूबा हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम तूबा। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की इस तरह के लाइक आमना, तुम्हें कब कब ऐसा लगा कि मुझे जो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली है, हाँ। अम्मी है, बहनें हैं, अब्बू है, ज़ाहिर है कुछ किसी ना किसी ने आपके लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होता है। बिल्कुल। सो तुम तारीफ करने वालों में से हो? मैं तो Appreciate बहुत करने ज़्यादा, वालों में से मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है निदा कि जो नोटिस नहीं होता काम, जो भी नोटिस नहीं होगा ना, चाहे वो किसी का भी हो, बी इट एनीवन, अगर वो नोटिस नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब वो थैंकलेस है। जब आप नोटिस करते हो और आप अप्रिशिएट करते हो, गलत हो जाता है तो हम बहुत जल्दी पॉइंट करते हैं। Yes, exactly. एक मिनट में हम जज करते हैं, एक मिनट में हम पॉइंट आउट करते हैं, ये तुमने गलत किया, ये तुमने ऐसे किया, बाकी सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो आई थिंक जब आप नोटिस करने लगते हो ना छोटी छोटी चीज़ें, एंड यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड स्टार्ट सेइंग थैंक यू, या आप उसके लिए खुश होते हो दूसरे के लिए भी कि वो मेरे लिए करे, तो फिर खुद ब खुद हर जॉब जो है वो बड़ी बन जाती है। हाँ। अब अगर आप पेरेंट्स की बात करें जो केयर गिवर्स होते हैं, उसमें सब आ जाता है, नर्सेज आती हैं, सब आते हैं। पेरेंट्स सबसे पहले, हम वही आपका मैं इंट्रो सुन रही थी कि हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि मदर्स करिए, लेकिन आप एट द सेम टाइम देखो कि हमारे जो इर्द गिर्द की फैमिली होती है वो मदर्स के काम को हमेशा ऐसे कहती है ये इसकी ड्यूटी है। ये इतनी थैंकलेस जॉब है, वाइफ्स एंड मदर्स। पहले तो वो बीवी बनती है ना, तो उसकी जो काम को हम हमेशा से यही समझते हैं ना कि ये ड्यूटी है। वो सुबह से काम करके आएगी। मैं एक वर्किंग लेडी की अगर बात करूँ, वो सुबह से काम करके आएगी, घर के ही लोग, चाहे आपकी अपनी माँ है या आपकी मदर इन लॉ है
ये कहा जाएगा चलो कोई नहीं, वो तो थक के आया, तुम कोई बात नहीं, तुम कर लो। तो यहाँ आके ना हम बड़े वो हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। और उस तरह के बहुत से जेनिटर्स हैं, देयर आर सो मेनी नर्सेज, देन एयर होस्टेसेस, मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। Exactly. तो ये मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ कि मैंने देखा कि अपने लिए नहीं, हम अपनी मदर का बहुत वो करते थे कि अम्मी सारा दिन काम करी है, अम्मी की हेल्प करनी है, या फिर भी मैं समझती हूँ कि हम थैंकलेस ही होती है वो चीज़ कि आप कहने के लिए ना आप कंजूसी बहुत अम्मी ने कर खाना लेते हो। बनाया है, हटा अम्मी ने दिया, खाना- अम्मी नहीं खाना ना, ये सही लग रहा नहीं नहीं, हमारी इतनी ये जरूरत नहीं सोचेंगे थी कि अच्छा हमारी ऐसी जरूरत नहीं थी कि हम अपनी अम्मी को ये अक्सर कहें बच्चे करते हैं ना कि ये। आजकल मुझे ऐसा लगता है निदा कि इसमें आजकल बहुत फ़र्क आ गया है। डॉक्टर साहब आप मुझसे एग्री करेंगी? ट्रू दैट, बहुत फ़र्क आ गया है हमारे ज़माने में या अब के ज़माने में। जो भी ज़माना होता है ना निदा और आमना, हमारे यहाँ ना इमोशनल लिटरेसी सिखाई नहीं गई। हमारे यहाँ जो है ना एकेडमिक लिटरेसी पे इतना ज़्यादा फोकस है ना कि बस और स्पेशली जब से CIS का रुझान आया है कि वो पैदा हुआ नहीं कि बस उसको स्कूल में डालना है, क्या स्कूलिंग है, कहाँ से वो कॉलेज करेगा, कहाँ से वो डिग्री लेकर आएगा। लेकिन जो इमोशनल लिटरेसी है ना, वो हम एक बिल्कुल ही इलिटरेट कॉम है। हमने छोटी छोटी चीज़ों में भी ना, लाइक फॉर एग्जांपल थैंकलेस, तो वो चीज़ हमें सिखा दी गई है। हमने एनवायरनमेंट से सीखा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी माएँ काम कर रही हैं, बट नोबडी इज़ अप्रिशिएटिंग देम। दैट इज़ व्हाट वी लर्न, दैट इज़ हाउ वी ग्रो, राइट। इमोशनल लिटरेसी इज़ इम्प्लांटिंग कि ये पूरी इसकी तरबियत करनी है कि इट्स नॉट ओनली थैंकिंग, कहाँ पे आपने प्लीज़ करना है, कहाँ पे आपने सॉरी बोलना है, कहाँ पे आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके जितना आपको अपोलोजाइज़ करना है आप वो भी कर लें, कहाँ पे आपको रुकना है कि वहाँ पे आपको अपोलोजाइज़ नहीं करना है, कहाँ पे आपको पीपल प्लीजिंग बिहेवियर नहीं करना, कहाँ पे आपको, ये इतनी प्यारी बात अभी आमना ने बोली है कि बीएड के घर के अंदर हो कि हमने माओ को, बीवियों को, या बाहर भी कोई वेटर हो, कोई एयर होस्टेस हो, बीएड मेल, बीएड एनीबॉडी, बीएड मेल, बीएड फीमेल, वी जस्ट डोंट हैव एनीबॉडी। स्पॉट बॉय होते हैं, जितनी आपकी टीम होती है, देयर आर सो मेनी जॉब्स जो मुझे लगता है, मैंने कहा ना, जब तक वो नोटिस हो के अगर हम उन्हें नहीं समझ, हमें लगता है ये तो इसकी ड्यूटी है, ये तो करेगा, हम क्यों उसको कोई अप्रिशिएट करें या थैंक यू करें या ये बोलें। पानी का ग्लास भी कोई ला के देता है तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कहना चाहिए। हम लोगों से रास्ता पूछ के आगे निकल जाते हैं कि अच्छा वो बता दिया ना, उसने काम कर दिया अपना, सो व्हाट्स द नीड ऑफ सेइंग थैंक यू या एनीथिंग। वो मैजिक वर्ड्स जो है ना, और ये जो कह रही हो ना कि ये मुझे लगता है कि हमें थैंक यू कहना है, ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट है। और इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ होती है कि बाय बर्थ होती है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, जो कि मेजॉरिटी नहीं है, उनके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे सिखाई जाती है कि नहीं है तो फिर उसको पैदा करो। बिल्कुल। आपको नहीं लगता जो कि कुछ लोगों को पता होता है कि इनके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, मगर वो शुक्रिया नहीं अदा करते, ना वो तारीफ़ करते, उनको लगता है चढ़ जाएगी, बोल दिया ना, ज़्यादा बोल दिया ना तो चढ़ जाएगी, थोड़ा और पैसे ना मांग ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूँ, बहुत सारे हस्बैंड्स को पता है कि भाई बहुत अच्छा उनकी बीवी खाना बनाती है, लेकिन वो ओकेजनली उनकी तारीफ़ करते हैं, कभी कभार, हर वक्त नहीं करते। और उनको ये होता है, पीठ पीछे कर देते हैं, मुंह पे नहीं करते, क्या है भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर कहेगी मुझे नया जोड़ा बना दो, ये कर दो। और अगर मैं ये भी देखूँ, अक्सर हम एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी देखें, मैं भी शायद ऐसा करती हूँ, मेरे साथ भी शायद ऐसा होता होगा, बुरी चीज़ होती है तो फ़ौरन पॉइंट आउट होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ होती है और कोई अच्छा काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर खाना पकाने वाली ने कुछ अच्छा पकाया, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसकी तारीफ़ करूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ ऐसा ना हो चढ़ जाए, ऐसा ना हो कि वो फिर छुट्टी मांग ले, तो क्या बात, मतलब लाइक होता ना कि आपके मतलब हमारे अंदर ना वो डर आ गया, वो जो आपने कहा ना इमोशनल इंटेलिजेंस, या इमोशनली हमें वो हमारे अंदर इनबिल्ट होना हो भी हो तो वो ख़त्म कर दिया जाता है कि नहीं 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 ज़्यादा ना करना, ये ऐसे हो जो आपने बात की कि सर चढ़ जाएगी बात, या इसको ज़्यादा ये सिर्फ मैं जो अपने बच्चों के साथ कलीग्स हैं, बच्चों के साथ भी ज़्यादा तारीफ कर दी तो कहीं पढ़ाई कम ना कर। यस एग्जैक्टली, ये हम हर किसी के साथ ये इसी खौफ से तारीफ और उसकी अप्रिसिएशन में कमी ले आते हैं कि चढ़ ना जाए। इसके पीछे ना ये एक दिमाग में बैठी हुई बात, इसके पीछे ना निदा एक पूरी इमोशनल साइंस है। दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग, इतना खूबसूरत टॉपिक आज आप लेकर आए हो ना, इट्स नॉट समथिंग कि ये एक बहुत जनरल सा टॉपिक है, इसके पीछे एक पूरी इमोशनल साइंस है। देखो जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारी सांस इसलिए है ताकि हमें सर्वाइवल के लिए हो, फिर सांस तो है वो तो अल्लाह मैंने ऑटोमेटिकली दे दी है ना, लेकिन क्या हेल्दी हैबिट्स हमें अपनानी है एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लाइफ के लिए, क्वालिटेटिव लाइफ मोस्ट प्रॉब्ली,
तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें फीड इन करनी होती है, अच्छा खाना, देखना भालना, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है। वैसे ही हमारा इमोशनल डाइजेशन भी है। इमोशनल डाइजेशन के लिए जो खाना होता है ना, वो होता है लव, वो होती है अप्रिसिएशन, वो होती है सपोर्ट, कि मेरे साथ कोई हो ना हो मेरी फैमिली है, मेरे साथ कोई हो ना हो मेरी बीवी खड़ी है, मेरे साथ कोई हो ना हो मेरा शौहर खड़ा हुआ है। जब वो वाला इमोशनल डाइजेशन आपका फिल्डअप ही नहीं हुआ तो आप इमोशनल स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं। और फिर जो ये वाली तरबियत है ना, विच यू सेड के ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो चढ़ जाएगी, या बीवी को काबू में रखने के लिए बस कुछ तारीफ़ नहीं करो, कुछ उसको अप्रिशिएट नहीं करो, कुछ नहीं करो, ये सारी वो इमोशनल टॉक्सिन्स हैं जो हम भर रहे होते हैं। तो जो भर रहे हैं वही निकल रहा है और वही दिख रहा है। हाँ। और वही माशरे का हिस्सा एक्चुअली बन चुका है। जो रहे हैं वो औरत ही भर रही है। अगर हम देखें घरों में तो औरतें ही बता रही होती हैं। Patriarchal सॉरी टू society। से बट ये होता है। हम इसे जितना भी चेंज करना चाहें हम नहीं कर पाते, बिकॉज अगर हम अगर दो बहनें हैं, अगर उसकी कोई बहू है किसी एक बहन की, तो मैं ही कहूँगी ना कि अच्छा ज़्यादा ना कर देना। तो ये औरतें ही एक दूसरे के लिए कर रही हैं। बिल्कुल। आदमी तो शायद बहुत ही कम करते होंगे ये बात, और आदमी वैसे ही कहाँ इतनी आपस में एक दूसरे की तारीफ आदमी नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कच्चे कानों के होते हैं। कच्चे कानों के होते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल आप उनको अगर अच्छा फीड करोगे, पहली तो बात अपनी ये बीवी की कान रिस्पेक्ट धरते कहाँ करो। नहीं मतलब लाइक अगर उनको नजर आए, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं हम अपनी बेटियों को कितना सिखाते हैं कि इस ज़्यादा करना नहीं, लचक पैदा करो। हम कितना, तो क्यों नहीं हम अपने लाइक मेरे 2 बेटे हैं और मेरी एक बेटी है, तो अगर मैं बेटी को सिखा रही होती तो मैं बेटों को भी बोल रही होती। साथ साथ मुझे पता है कि अगर अभी से मैं वो हंस रहे हो, क्या अम्मी क्या लेके बैठ गई नसीहत, एक तो मम्मा को हर वक्त नसीहत करनी होती है, मॉर्निंग शो शुरू कर देती है घर में, रिकॉर्ड लगाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं अगर 10 बातें बोलूंगी तो 4 बातें उनके दिमाग में रह जाएंगी। और ये उन्हीं की भलाई है कि अगर उनका घराना खुशहाल होगा, अगर मियाँ बीवी अगर उनका रवैया अच्छा होगा, ऑब्वियसली सामने वाले का रवैया अच्छा होगा, और जब सामने वाले का रवैया अच्छा होगा तो जिंदगी अच्छी होगी। इसलिए क्योंकि आप इमोशनली लिटरेट पेरेंट है और आप वो इमोशनल एनवायरनमेंट घर में क्रिएट कर रही है, क्योंकि मर्द और औरत के दोनों के इमोशंस तो बराबर सेम ही है ना। ये तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि चूंकि तुम मर्द हो तो तुमको रोने की इजाज़त नहीं हो, तुमको हर वक्त एक डंडा रखना है, और एक औरत है तो तुमको सबमिसिवली रहना है, वरना बराबर ही है ना, इमोशंस तो दोनों बराबर है। जब आप ये चीज़ बताते रहोगे कि नहीं मर्द वेंट आउट नहीं कर सकता, मर्द रैंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? इफ़ ही फील्स लाइक ही शुड। एंड इतना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देते हो उसको कि अगर मर्द एक तो इसकी ईगो पे आ जाता है, ईगोइस्टिक उसको ज़्यादा बनाने में लोग आगे आगे होते हैं, नहीं तुम ये बात नहीं कर सकते, तुम अपने इमोशंस शो नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। और उसके साथ साथ जो हम ये बात करें ना कि जो आपने कहा कि हम इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट करते हैं, आई थिंक सबसे ज़रूरी होता है लिसनिंग से ज़्यादा देखना। अगर मैं अपने घर में ये इन्वायरमेंट रख रही हूँ और मैं कर रही हूँ उसे प्रैक्टिस, तभी मेरा बच्चा ये चीज़ सीखेगा। अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ तो वो तो नहीं, सिर्फ बिकॉज चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी नॉट व्हाट दे हियर। एग्जैक्टली, इवन फॉर अस। अगर मैं आप जैसे अभी आपने एक बात की कि आपके साथ भी होता होगा, अब पता नहीं शोज अच्छे करते रहो तो लोग बड़ी तब तक चुप रहेंगे। कोई जिस दिन आपने गलती कर दी, कितनी जल्दी आप ट्रोल भी हो जाते हैं, ऊपर से कॉल भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब पता चल जाएगा ये गलत किया था, ये कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ी देर के बाद ना हर ऑक्यूपेशन या हर बंदे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इतनी गलत चीज़ है, हमारे यहाँ अगर एक जेनेटर आता है, स्वीपर है या कोई भी है, हमें लगता है कि ये इसका काम है। आप यकीन करें, मैं ये नहीं कि मैं टीवी पे कह रही हूँ, हमें लगता है हम पैसे दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो यार उसको अप्रिशिएट तो करो, नहीं उसके साथ बदतमीजी ना करो। एटलीस्ट मैंने लोगों को देखा है कि जब आप होता है आपके ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपके घर में कोई पानी तक नहीं पूछते। बड़े मैंने ऐसे घर देखे हैं और बड़े घर देखे हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कहीं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मैंने लोगों को नहीं देखा हुआ, और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। कचरे वाली गाड़ी आएगी, यार जो आपकी गंदगी उठा रहा है, जो आपके लिए इतना, आप उसके साथ तो अच्छे रहो। मतलब थैंकलेस जॉब हो गई ना उनकी, तो उसका तो बहुत शुक्रिया उसका ना। बहुत ज़्यादा। हमारी डोमेस्टिक स्टाफ है, ठीक है हो जाती है 10 दफ़ा मेरे जो हाउस हेल्प है मेरी उनसे बहस हो जाती है, बट देन आई नो कि मैंने उनको किस तरह ग्रैटिट्यूड शो करना है। ये ज़रूरी है। माँ बाप तो चलें ठीक है, कहीं ना कहीं हम थैंक यू बोल ही देते हैं, पर ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम बड़ा इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, इट इज़ नॉट राइट। ये बड़ी तूबा से पूछेंगे, तूबा क्या शामिल करना चाहेंगी अपनी गुफ्तगू में हमारी? जी, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि किस तरह मेरे साथ ये होता है, जो ये सब बातें हो रही हैं ना।
मैं माशाल्लाह से 12 साल हो गए मेरी शादी को ना, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरी शादी हुई है। एक जेठानी है, एक देवरानी है ना, और 2 बच्चे भी हैं, और साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ जी, 9 to 5 ना जी। तो मेरी लाइफ तो बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अप्रिसिएशन कहीं नहीं है मेरी लाइफ के हिस्से में ना, कहीं भी नहीं है, किसी भी चीज़ में मेरे साथ अप्रिसिएशन नहीं है। बच्चों को भेजो, फिर खुद भी तैयार हो, अगर लक अच्छा है तो रिक्शा मिल गया, वरना फिर 2-2 बसें बदल के ऑफिस जाओ, दूर है बस ऑफिस जो है ना काफ़ी। फिर 5 बजे ऑफ होता है मेरा, 6 बजे तक घर आती हूँ, बच्चों को उठाओ, फिर डिनर की ज़िम्मेदारी मेरी है। जो देवरानी है वो नाश्ता बना लेती हैं, जो जेठानी है ये तो जमा तकसीम जब मैं तो जमा तकसीम हो गया। बस मैं काम नहीं बाहर करने जाती थी, वरना सारे काम मेरे पे। अच्छा, फिर घर सबका डिनर बनाओ ना साथ साथ। अगर डिनर में कोई गलती हो गई या किसी दिन मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ, चावल दब गए या रोटी ज़्यादा सिक गई, ओहो जो डिनर टेबल पे होता है ना मेरे साथ, बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मजाक में ऐसे टॉन्ट मारे जाते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। मजाक मतलब में तो टॉन्ट मारे ये होता है मुझे कि यार इतनी मैं मेहनत भी करती हूँ, फिर घर भी देख रही हूँ, बच्चे भी, इवन मेरे हस्बैंड भी जैसे उनको नहीं पॉइंट आउट करते ना, यानी मेरी सपोर्ट में अगर बोलते नहीं कोई बात नहीं आज एडजस्ट कर लो, जब अच्छा बनता है तब भी तो नहीं बोलते ना। ज़रूरी है जब गंदा बने या कुछ गलती हो जाए तो फ़ौरन पॉइंट आउट करें। जब कोई अच्छा काम करो या बहुत परफेक्ट अच्छा खाना है, ऐसा तो नहीं है हमेशा एक ऐसा दिन नहीं रहता, बन जाए अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो फ़ौरन बोल देते हैं, और अगर अच्छा बने तो कोई ये नहीं बोलता कि यार आज तो बहुत अच्छा बनाया है या कुछ भी। जब गंदा बनता है तो सब कहते हैं भाई ध्यान तो ऑफिस में ही है, ऑफिस का काम ही अच्छा होता है। मजाक में ऐसे टॉन्ट होते हैं, बच्चे भी सुन रहे होते हैं मेरे, उनके ऊपर भी यही वो होता है। वो भी अब स्लोली ना उनकी भी बिहेवियर में मैंने ये देखा है कि उनको भी यही लग रहा है कि मम्मा सिर्फ ऑफिस का काम सही कर रही हैं और घर में उनका कोई वो नहीं है। मतलब वो भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रही कि मैं उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ ये जो जॉब वगैरह कर रही हूँ, फिर घर भी आके देखना है, क्योंकि ज़ाहिर है सास ससुर कौन किसी का अपना होता है, ससुराल तो ससुराल ही होती है, माँ बाप कर लेते हैं, कोई गैर नहीं करता। कोई भी अप्रिसिएशन कहीं नहीं है, कोई ये नहीं बोलता कि यार तुम घर भी देख रही हो, ऑफिस भी देख रही हो, बच्चे भी देख रही हो, कहीं नहीं है। अप्रिसिएशन नाम की चीज़ नहीं है मेरी लाइफ में। तो इतनी टफ लाइफ है, 10 बजे यकीन करें मैं कहती हूँ बस अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक गई। इवन हस्बैंड भी नहीं कहते कि यार तुम मेरी ही सपोर्ट कर रही हो, अगर जॉब भी कर रही हो तो तुम मुझे ही आगे चल के जो तुम्हारा फाइनेंस है तुम और फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है उन्हें भी कोई वो नहीं हो, कर रही है, मेरा तो वो हो रहा है, मेरा तो बर्डन जिसने अपने ऊपर आधा लिया हुआ है। इवन जो मेरी देवरानी और जेठानी है ना, वो मुझ पर ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज ना, और 1-2 बातें मुझे उनकी ऐसी लगी कि वो मुझे ये जाहिर करना चाहती हैं कि मैं तो सुबह उठते ही ऑफिस चली जाती हूँ तो मैं बहुत अय्याशियाँ कर रही हूँ बाहर, मतलब मैं बहुत मज़े में हूँ घर के। ये भी एक चीज़ सुनने को आई एम श्योर मिलती होगी कि ना करो, हमने थोड़ी हमारे लिए थोड़ी आदमी कर रहा है तो ठीक है। मतलब इसी से मैं एक रिलेटेड बात करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली मेरी जब बेटी 3 साल की हुई, शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो मैंने जॉब लास्ट टाइम भी बताया कि मैं जॉब का मुझे बहुत था कि मैं जॉब करूँ, मुझे टीचर बनना था, तो मैंने कहा मैं टीचिंग करूँगी। आप यकीन करें कि मुझे सुबह मैं 6 बजे उठती थी और मुझे ये पता था कि मैं नाश्ता बना के शर्ट इस्त्री करके ये सब करके निकलूँगी तो मेरी जॉब रहेगी, वरना अगर मैंने घर के कामों में ज़रा भी डंडी मार दी और फिर मैं वापस आती थी, इतने मेरे पास फाइल्स होते थे बुक्स के, वो लाना, चेक करना, खाना बनाना, सब कुछ करना, कि मुझे ये सुनने को ना मिल जाए कि ओ अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं थक के आ रही हूँ। इवन आप तो 9 to 5 की बात करी ना, मैं रात 12 बजे हम फारिग होते हैं, अगर हम 10 बजे पिक होते हैं, आने का टाइम किसी को पता नहीं होता कि कब शूट ख़त्म होगी। मैंने शूट से आके भी काम किए और मैंने कभी ये नहीं सुना कि नहीं वो थकी हुई है तो कोई बात नहीं, कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना कि ये थकी भी है तो ना करो, पैसे भी तो मिल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी गलत है। ड्यूटी, आप हर एक काम को आप ड्यूटी ना समझो, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा तो वो करो कि मुझे ये डर पड़ा रहता था कि हाय अगर आज मैंने कोई गलती कर दी ना तो कल मुझे ये कहेंगे, सब घर वाले कहेंगे जॉब छोड़ दो। बैलेंस करने के चक्कर में तभी तो हम कहते हैं ना कि जब 40s में आकर हड्डियों का पता चलता है, यार हमने तो अपना पूरी जिंदगी ख्याल ही नहीं रखा जी, ओ माय गॉड, और उसके बाद होता है तकलीफें और दर्द, ये इतनी जल्दी क्यों होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये जाहिर है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बैठ कर ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें तारीफ़, एप्रिसिएशन जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है। हम बहुत खसीस और कंजूस हो चुके हैं किसी की तारीफ़ करने में। पता नहीं, हमें लगता है कि हमारा कितना खून ज़ाया हो जाएगा या कितने पैसे ज़ाया हो जाएंगे एक्चुअली, और हम डर के मारे भी तारीफ़ नहीं करते कि कहीं सर पे ना सवार हो जाए हमारी की हुई तारीफ़। तो अगर कोई डिज़र्व करता है तारीफ़, बल्कि पहले तो हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि कोई डिज़र्व करता है। हम तो ये पहचानते ही नहीं है कि ये लोग जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ये तारीफ़ कितनी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त जुनैद साहब, और ये भाई मर्दों की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो जी आपकी बारी है, अब आप कहें कि क्या शिकवा है आपको? शिकवा तो ये है कि जैसे आज का टॉपिक है तारीफ़ का, तो खैर मैं भी तारीफ़ का ही भूखा हूँ। पैसे नहीं चाहिए, तारीफ़ मिल जाए। घर वाले जो हैं वो किसी भी काम को कर लें आपकी तारीफ़ नहीं करते। लोग एक जॉब करते हैं, दो करते हैं। मैं अपनी इस टफ़ ज़िंदगी में ना, कराची की जिस तरह के हालात हैं, खड्डे, उसमें 3-3 जॉब्स कर रहा हूँ। सुबह से लेके शाम, रात तकरीबन 11-12 बज जाते हैं। 16-17 घंटे की जो जॉब है उसको करने के बावजूद कोई मुझे तारीफ़ नहीं करता। घर में भले बच्चे हों, भले बीवी हो या मेरी मदर हो, वो ये कहता तुम करते क्या हो, रोज़मर्रा के काम है ये सारे, ये तो तुम्हारा काम है, फ़राइज़ में है तुम्हारे, तुम इसको पूरा करोगे। इवन के बीवी कहती हैं कि रेंट अपना घर कब लोगे, मेरी बहन के 3-3 घर हैं, कुछ करो अभी वक्त है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा जो ये 3-3 जॉब कर रहे हैं कराची के हालात में, ज़िंदा घर वापस आ रहे हैं। जहाँ डंपर कुचल देते हैं बाइक वालों को, हम उसमें अगर ज़िंदा घर वापस पहुँच रहे हैं, वही नहीं शुक्र अदा करते कि घर ज़िंदा आ गए। वो ये बोल रहे हैं अभी तक अपना घर नहीं हुआ, अभी तक जो है। मेरी माँ ये कहती हैं कि पहली तारीख आ गई, सैलरी मेरे हाथ में नहीं दी, बीवी के हाथ में दे दी है। तो इस झंझट को ख़त्म करने के लिए एक जॉब, उससे पूरा नहीं हुआ 3 जॉब, घर वालों की ख्वाहिशात को, तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया जा रहा है। अभी तो ज़िंदगी स्टार्ट भी नहीं हुई सही तरह से, देखा ही नहीं कुछ, लेकिन उनकी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए 3-3 जॉब कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद फिर यही सुनने को मिलता है कि अभी तक किया है क्या है। बच्चे कहते हैं कि फ़लाँ के पास टैबलेट आ गया, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है। तो भाई रेंट के घर में, महंगाई के दौर में 3-3 जॉब के साथ बंदा इतना कुछ कर रहा है, तो आप कम से कम उसको एक तारीफ़ ही कर दें। नहीं, आप हमारे लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, कम से कम हमारी माएँ खड़े होकर ये कह दें कि बेटा तुम इतनी टफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हो, उसके बावजूद अगर कभी कुछ दे देते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। थोड़ी सी तारीफ़ कर दें तो ये है कि मैं अपनी मेहनत और लगन से करूँ। जहाँ 17 घंटे कर रहा हूँ, भाई मैं 20 घंटे कर लूँगा, 4 घंटे सो जाऊँगा। हम तो कब से यही बैठकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि एक शख्स के कंधों पे सारा घर का बर्डन नहीं डालें। जो अगर घर में बीवी है या कोई भी और दूसरे बहन है, हम सारा बर्डन मर्दों पे क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल। और आदमी का काम हमसे भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो घर से उसको हर चीज़ सुननी है, फिर बाहर भी सुननी है, फिर उसको मसले भी हल करने हैं, बिकॉज उसको एक जज बना दिया जाता है कि जी मेरे साथ मैं कह रही हूँ ख़वातीन जो है यार बहुत सारे काम करिए, घर बैठ के भी ऑनलाइन करिए, कुछ ना कुछ करिए। तो अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो मुझे लगता है कि खाली एक आदमी को 10 लोगों के खर्चे पूरे नहीं करने चाहिए, मिलके करना चाहिए, बजाय इसके कि वो 3-3 जॉब्स करें। तो उनकी भी तो एक ही जिंदगी है ना भाई। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका नाम क्या है? जुनैद। जुनैद। अच्छा देखिए, जुनैद और तूबा के केस में दोनों में ना थोड़ा सा एक डिफरेंस है। हाँ, काम वो भी कर रही है, घर के सारे काम कर रही है या बाहर के काम कर रहे हैं, सही है। वो घर की वो तो खैर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही थी, घर की भी ले रही थी, इनके ऊपर भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैफिक का है, इतने सारे इशूज़ हैं। जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है बिल्कुल कि वो क्या क्या चीज़ों को फेस कर रहा है, राइट। तूबा के केस में था कि वो बिल्कुल बेचारी इनवैलिडेटेड उसमें चली गई थी ना, इनवैलिडेट कर दिया था। शी वॉज नॉट सीन, शी वॉज नॉट हर्ड, शी वॉज नॉट फेल्ट। कर भी रही हैं तो ना कोई देख रहा है, ना पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस एक रोबोट है जो काम कर रहा है। तो वो भी इक्वली हर्टिंग है। इनके लिए हो रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन इनको एप्रिसिएशन तो दूर की बात, इनको इमोशनल अब्यूज़ मिल रहा है कि तुम कर ही क्या रहे हो। मतलब तुम कर तो रहे हो लेकिन तुम कर ही क्या रहे हो, ये कर तो रहे लेकिन तुम कर ही क्या रहे हो। मतलब औरों के पास ये है, आप तो हमें कुछ भी नहीं देने के काबिल हैं, आप तो हमें मोबाइल भी देने के काबिल नहीं है। तो घर के बड़े से लेकर बच्चा तक जो है वो इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है। ये जो इमोशनल अब्यूज़ होता है ना निदाम ना, और जुनैद आपको भी मैं बता रही हूँ, इमोशनल अब्यूज़ जो होता है ना वो इमोशनल इंजरी होती है, क्योंकि जो दिमाग होता है ना, माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल अब्यूज़ एंड इमोशनल अब्यूज़। तो वो 4 गालियाँ दी हुई हो या 4 गोलियाँ खाई हुई हो, वो बराबर उस पेन को महसूस करता है। तो जो शख्स हर वक्त ये सुन रहा हो कि तुमने किया है, वो इमोशनल अब्यूज़ आपकी फिर बॉडी में ट्रॉमा की सूरत में ना
अंदर एम्बेडेड होना शुरू हो जाता है। और फिर अब ये 30s में होंगे या 40s में जब आएंगे, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि तुम वक्त से पहले बूढ़े हो गए हो। लड़कियों को बोल रहे होते हम हैं, सुनते हैं कि 40 साल में आदमियों Exactly. को हार्ट अटैक हो Heart गया, attack, आजकल तो yes. बड़ा दिल की आम हो बीमारियां गया। हो गई। देखो ना अभी कितनी सडन डेथ्स आ रही हैं, हाँ। कितनी अचानक से वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खेलते खेलते अचानक डेथ हो गई है। तो वो खाली ये नहीं है कि फिजियोलॉजिकली तो भाई है, बायोलॉजिकल पैटर्न्स तो है, लेकिन इमोशनली कितना हमने उसको टॉर्चर किया हुआ है, कितना हम टॉर्मेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है ना वो आगे जाके यही चीज़ें बॉडीली रिस्पॉन्स में आती हैं। औरतों को आर्थराइटिस हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मिग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। लिटरली मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हुए होते हैं, जैसे गर्ल हु यूज्ड टू कम टू मी, पूरे आगे से बाल सफ़ेद और अजीब सी हालतों में, बड़ा आप करके बात करूँ ना। देन आस्क हाउ ओल्ड आर यू, शी सेड आई एम जस्ट 27। ओह नो, 27 में कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो इमोशनल अब्यूज़ ने आपको इतना ड्रेन कर दिया, आपको वक्त से पहले इतना बूढ़ा बना दिया, आपका सारा बचपना ख़त्म हो गया। तो ये वाकई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आदमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वही बात है ना, वापस से घूम के वो जाती है कि आदमी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको करने का दिल भी चाहे तो वो नहीं बोल सकता। अब जैसे उन्होंने कहा कि मुझे कोई माँ भी नहीं दे रही अप्रिशिएट। हम बच्चा जब छोटा होता है हम कितनी कोशिश करते हैं कि एक इंसेंटिव बनाते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए कि दिस इज़ योर इंसेंटिव, इफ़ यू विल डू दिस यू विल गेट दिस। बट जैसे जैसे वो इंसान बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इवन उसके पेरेंट्स भी उसके साथ एक, आई एम रियली सॉरी बट देयर इज़ अ ट्रेडिंग गोइंग ऑन कि अगर ये मेरे लिए करेगा तो मैं इसके लिए करूँगा। और माँ बाप को भी बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। हम बात कर जाते हैं, वही बात है कि अब कोई और लिख देगा कि ये कैसे, माँ बाप के लिए करना तो ड्यूटी है, उफ नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन माँ बाप भी एट द सेम टाइम दे नीड टू चेंज कि भाई मेरा बच्चा जब छोटा है तो मेरा सब कुछ उसके लिए, मेरी तारीफ़ भी है, मैं उसको हर चीज़ उसके लिए बोटी भी रख रही हूँ, ये भी कर रही हूँ। लेकिन जब उसकी लाइफ चेंज हो रही है और वो बाहर से, जैसे आपने ट्रैफिक की इतनी अच्छी बात की, मैं कभी मुझे ज़िंदगी में कहीं आए चुनरी रोड या इधर जाना पड़ जाए, जब मैं वापस कभी जाना होता है, किसी दफ्तर जाना पड़ जाए आए चुनरी रोड, मैं सोचती हूँ कि वाकई यार इट इज़ सो टफ। एक इतनी सी ट्रैफिक अलग है Yes. और ये ट्रैफिक में फंसना, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद घर पहुंचना, वो एक अलग। सो मुझे लगता है माँ बाप दोनों की ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो नोटिसेबल हैं, उनको आप नहीं वो कर सकते कि बाप ने ज़्यादा किया या माँ ने किया। ज़ाहिर है अगर मैं कभी कभी ये भी हो जाती हूँ कि यार मैं ही पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाती थी, मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही करूँ, फिर देन एट द सेम टाइम मैं सोचती हूँ कि एक इंसान जिसने ऑफिस को भी डील करना है, हम भी करते हैं, पर जो वो ट्रैफिक का चक्कर है ना, जो मुझे इतना क्लिक किया उस दिन कि यार बंदा चिड़ा हुआ होता है उस वक्त कि किस किस से आप डील करते हुए घर आ रहे हो। पता है हमने अभी जो निदा इतनी खूबसूरत बात की है कि जो है ना, एक ही पे क्यों बोझ है? दोनों अगर औरत है उसके ऊपर सारा घर का बोझ है, आदमी है सारा बाहर का बोझ है, सारे फाइनेंशियल पैसे। अरे यार अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे कि तुम भी कुछ घर का काम कर लो, तुम भी कुछ फाइनेंसेस को डील कर दो, दोनों की पार्टनरशिप कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इसमें मैं चीज़ एक ज़रूर कहना चाहूँगी, देयर आर मेनी फैमिलीज, मेनी कपल्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, लाइक हमने ऐसे ही रखा हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है, पर ऑब्वियसली मेरे पे तो इतना वो नहीं है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है दैट हस्बैंड डज। आई जस्ट नीड टू से वन थिंग कि अगर करते हैं ना, उसमें भी एक अप्रिसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए तुम क्या इतना कर रही हो, मैं कहती हूँ अगर आपकी बीवी आपके साथ हेल्पिंग हैंड है फाइनेंशियली और आपकी हेल्प कर रही है तो उसको भी अप्रिशिएट करें। मैंने ये देखा है अगर वो कर भी रही है ना, तो इन लॉज भी कह रहे होते हर जगह बैठ के ये ना कहो कि मैं भी कर रही हूँ, मेरा मतलब मुझे लगता है कि उसको जब बाहर कोई रह रहा होता है तो हम डर भी रहे होते हैं कि वहाँ जाएंगे तो देखो बेटे को, सारे मामियाँ भी दोनों काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अभी जो ड्रामा मेरा ख़त्म हुआ है उसमें यही दिखाया ना कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं, तो बहू की जॉब को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें और बेटे की भी। और बेसिकली ये सास ससुर के लिए फ़ख्र का बायस है कि अगर बहू भी जॉब कर रही है, यानी कि उनके बेटे का बोझ ढो रही है ना, मतलब जो बेटा अकेला कर रहा था, फाइनेंशियली अगर आप वीक होते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है एक मर्द के दिमाग पर। तो अगर बीवी उसको थोड़ा रिलीफ दे रही है, थोड़े पैसे ही ऐड इन करके,
तो ये तो सास ससुर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी हस्बैंड्स को भी करना, हस्बैंड्स को भी करना चाहिए ना, वो एक बिल्कुल सोशल पेरेंटिंग वाला ड्रामा है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें ना उन्होंने ना डिस्कस की हुई हो। हाँ। बच्चों से लेकर इवन ये कि मैंने तुमको गुस्से में तलाक दे दी। हाँ। इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली उसमें चल रहे होते हैं। बड़ी डिफरेंट बात मैं करूँगी, आई थिंक वो टॉपिक से अच्छा करो। हाँ, वैसे भी कह रही हूँ कि जब हमें एक और चीज़ हमने बहुत इनकलकेट कर दी हुई है कि औरत को ये कह के कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, बिल्कुल है, मैं मानती हूँ होना भी चाहिए आपके हस्बैंड की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जहाँ आपको लगे कि आपके बच्चों की पढ़ाइयों में या कहीं आपको यूज़ करना है अपना पैसा भी, प्लीज़ गो फॉर इट। करती है मैं बता रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैंने बहुत देखा है कि वो कहती नहीं, मेरी तो ये ड्यूटी नहीं है, मुझे तो यही सिखाया गया कि सब तुमने ही करना है, अपना पैसा छुपाओ। नहीं, जहाँ आपकी औलाद को ज़रूरत है वहाँ आप हाजिर हो जाएं कि नहीं ये मेरे बच्चे पे लग रहा है। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं एक अगर वो बताऊं कि हमारे ARY में ही 2 मियाँ बीवी जॉब करते थे, एक मेकअप आर्टिस्ट थी, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे। मुझे इतना अच्छा लगता था, वो अपनी ड्यूटीज इस तरह डिवाइड करते थे कि छोटे बच्चे थे वो निगलेक्ट ना हो। तो बीवी की ड्यूटी उस वक्त होती थी जब मियाँ बच्चों के पास होता था, क्योंकि उनकी फैमिली पूरी पंजाब वगैरह में थी। दोनों एक छोटे गांव से शहर आए थे अपनी फैमिली को मतलब थोड़ा सा अपना स्टेटस ऊपर करने, ज़्यादा पैसे कमाने, कि बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सके। तो मुझे इतना अच्छा लगता था वो कपल कि वो ड्यूटीज इस तरह डिवाइड करते थे कि बच्चों के पास मियाँ रहेगा, फिर बीवी ड्यूटी पे आ जाएगी, फिर बीवी बच्चों के पास जाएगी तो मियाँ ड्यूटी पे आ जाएगा। तो वो ये टीम वर्क लग रहा था मुझे। और उनका बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाहिर है इस तरह कि उन्होंने कहाँ से वो कहाँ अपनी फैमिली को लेकर गए। तो बिल्कुल मेरा ख्याल से इस तरह टीम वर्क से एक दूसरे की अप्रिसिएशन, और ज़रूरी नहीं है अप्रिसिएशन जो है वो ज़बान से हो, आप छोटे छोटे जेस्चर से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इश्तिहारों में देखते हैं मियाँ ने बीवी के लिए चाय बना दी। इस तरह के कितने कमर्शियल ये कमर्शियल जो है वो एक मैसेज दे रहे होते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, पानी दे दिया, बीवी ऑफिस से आई तो आपने पानी दे दिया लाके, यार क्या है इसमें, इसमें क्या है अगर आपने पानी का ग्लास दे दिया। एक्सप्रेसिव होना हमारे यहाँ ना एक बर्डन बन गया है, इतना बड़ा बर्डन बना दिया ना। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि अपने पेरेंट्स हों, आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी, इफ़ दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू, स्पेशली योर पेरेंट्स, यू डोंट नो कि आपके पेरेंट्स किस किस चीज़ से गुजरते हैं जस्ट टू गिव यू अ गुड लाइफ। तो प्लीज़ हार्ट भेजना थोड़ा सा आसान कर दिए इमोजीज ने कि वो हार्ट किस ये भेज थोड़ा एक्सप्रेशन, बट सामने बैठ के नहीं हम कर सकते। दैट्स अ बर्डन फॉर अस दैट वी कांट डू, क्योंकि हम इमोशनली एक्सप्रेसिव है ही नहीं ना, हमें सिखाया ही नहीं कि देखो गोरे क्या। मुझे एक बात बताएं, हम इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन हम अगर आप देखें मेहमान नवाजी, अरे बिच जाते हैं, कोई हमारे पास आ जाए, खिलाना पिलाना। मैंने ये फ़र्क देखा है। हम अपने आप को ये तो कहते हैं इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो आपको नहीं पता होता आपके बराबर में पड़ोसी कौन है। बिल्कुल आप यहाँ देखें तो आपको आप एक दूसरे का कितना करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको लेके भाग रहे होते हैं। हर चीज़ों में तो उस तरह तो हम बड़े अच्छे हैं इमोशनली कि भाई साथ बैठ के मटर छील रहे हैं, पड़ोसी साथ पले बड़े हैं बच्चे, उन चीज़ों में तो हम बहुत अच्छे हैं। तो इसमें क्यों नहीं? देखो ऑब्जेक्टिवली तो अच्छे हैं ना भाई, गाड़ी का टायर पंचर हो गया 10 लोग आके कर लेंगे। वो मतलब एक लड़की को डर नहीं लगेगा कि उसका गाड़ी का पंचर है, वो खड़ी रहेगी, 10 लोग आके हेल्प कर देंगे। यार मैं इतनी परेशान हुई, मेरा बच्चा छोटा था बलाज, और मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में थी, मैनहट्टन से मैं कहीं गाड़ी से टैक्सी से निकली, छोटा बच्चा मेरे हाथ में, बिल्कुल मतलब 5 या 6 महीने का था। उसका वो जो स्ट्रोलर था वो अलग अलग था, फिर सामान था। टैक्सी ड्राइवर ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, कोई हेल्प नहीं की बिल्कुल। मतलब मुझे उतारा, फिर मैंने पहले बच्चा उठाया, फिर एक हाथ से मैंने स्ट्रोलर का एक पार्ट पकड़ा, खुद मैंने सब अकेले की। उससे मुझे पाकिस्तान इतना याद आया। मैंने बोला अगर मैं वहाँ टैक्सी से उतरती तो वो बंदा मुझे पूरा स्ट्रोलर जोड़ के देता, जो उसके 2 पार्ट्स थे। मैंने कहा यार वैसे तो कहते हैं कि ये इस तरह की कौम है, इतनी हेल्पफुल। हमारे यहाँ मर्द हजरात बहुत इज्जत देते हैं। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं और ट्रेन्स में देखते हैं, कहीं देखते हैं, कोई किसी को वहाँ ये नहीं कर रहा होता कि औरत खड़ी है। इतनी हेल्प करते हैं हमारे जहाज पे ऊपर नहीं सामान उतारते, तो अगर हैंड कैरी भारी होता है, मैं अगर कोई इतने गोरे होते हैं वो तो नहीं मेरी हेल्प करते। यहाँ करते हैं। यहाँ अगर पाकिस्तान फ्लाइट आ रही होती है, कोई पाकिस्तानी या कोई एशियन होता है, मैं उतार देता हूँ कोई भारी सामान। तो मैं ये कहती हूँ
ऐसा नहीं है। ये आपने एक जहाज़ की बात की, कैबिन क्रू के लिए मुझे हमेशा होता है कि मैं सबको बोलूँ, और मैंने अभी एक लास्ट शो में भी कहा था कि इतनी बदतमीज़ी करते हैं। आई थिंक उनकी जॉब बड़ी थैंकलेस है। वो इतना ट्रे भी दे रहे हैं आपको, सब पानी 2-2 मिनट बाद दे रहे हैं, ला के करें, ठीक है उनकी एक तरह वो ड्यूटी, हम भी अपना काम करते हैं, बट यू कैन नॉट मिसट्रीट देम। मैंने अभी एक फ़्लाइट में देखा, आदमी हमारी पाकिस्तान एयरलाइन थी, तो वो उसी में लड़के ज़्यादा होते हैं, तो वो उसका गिरेबान पकड़ा, और किस वजह से, बिकॉज एक मस्कत से फ़्लाइट आनी थी जिसकी वजह से वी हैड टू वेट, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और वो इतनी बदतमीज़ी करे और उसको मारने पे आ गया। उसने कहा मेरा तो ये कसूर ही नहीं है, आप मैनेजमेंट से बात करें जिनकी वजह से फ़्लाइट रुकी हुई है। इसी तरह लड़कियों से इतनी बदतमीज़ी करते हैं। आप एयर होस्टेस ले लें, आप नर्सेज ले लें, नर्सेज को ऐसे समझते हैं जैसे इनको हमने ख़रीद ली है। हाँ रिसेप्शनिस्ट पे लड़की बैठी है, बदतमीज़ी। कॉल सेंटर्स में फ़ोन करेंगे, बैंक के कॉल सेंटर पे फ़ोन करेंगे, इतनी सुनाएंगे यार, उनका क्या कसूर है। देखो आमना, फ़र्क यही है ना, देखो और बहुत फ़र्क है। देखो गोरे के कल्चर में, उनके वेस्ट में ना, वो ऑब्जेक्टिवली आपको हेल्प नहीं करते, क्योंकि भाई वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है, उनका ब्रॉट अप अलग है। लेकिन सब्जेक्टिवली दे यूज़ वेरी काइंड वर्ड्स, यू नो, सेइंग सॉरी, सेइंग थैंक यू, ये वाली बात, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यू लुक सो ब्यूटीफुल, खाना बना के दिया, ओह माय गॉड दैट्स सो डिलिशियस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्टिव जो एक्सप्रेशन है, वो उनके यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड विद ब्यूटीफुल पीपल इन इट, कि हम ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं ऑब्जेक्टिवली करने को तैयार है, लेकिन सब्जेक्टिवली हमारे मुंह से नहीं निकलता। भाई अगर आपने ईद पे दावत कर ली और आपने 50 लोगों की ईद पे बुलाया, और आप एक बेचारी लड़की सुबह से लेकर रात तक, उसकी तो ईद खत्म हो गई, कोई आएगा कि उसके खाने की तारीफें करेगा? नहीं करते, बहुत मुश्किल से, नहीं करते हम। अगर बोले कि यार कितनी तुमने मेहनत की, क्या बस ये करते, क्या ज़रूरत थी, बस क्या ज़रूरत थी, बीइंग कि यार कितना अच्छा बनाया तुमने और ये किया, उसको खाने से कुछ नहीं है। आपने उसको उसका इमोशनल वैलिडेशन दे दिया, शी इज़ सीन, शी इज़ हर्ड, शी इज़ वैलिडेटेड, उसकी तो ईद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आई वुड रियली लाइक टू से समथिंग। कुछ दिन पहले आपने एक बात की थी, एज अ मॉर्निंग शो होस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कभी कभी अनइंटेंशनली कोई और बात कहना चाह रहे होते हो कुछ और जाती है, तो वी नीड टू स्पेयर एवरीवन के अच्छा जी हो गई बात। इसी तरह आई नो आपका वो बिल्कुल मतलब नहीं था। जैसे हम राइडर्स की भी बात करें, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे रमज़ानों में रोज़ा खुल रहा होता है, दे आर ब्रिंगिंग स्टफ, बट उनको बाहर पानी भी कोई नहीं दे रहा होता। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, और अपने बच्चों को जो हम करेंगे वो नज़र आएंगी। सो प्लीज़ अगर कभी कोई चीज़ किसी मॉर्निंग शो होस्ट से निकल भी जाए तो उसको इतना ड्रैग करके, द पॉइंट इज कि निकली नहीं, इतना ज़्यादा वो ना द पॉइंट इज कि वो मॉर्निंग शो होस्ट इतनी ब्रेव थी, इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट थी कि उसने पब्लिक फोरम पे आके अपोलोजाइज कर लिया, एंड अपोलॉजी के बाद कोई बात ही नहीं रहती। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात रहनी भी नहीं चाहिए, ब्रेक पे जाना चाहिए। किस्सा खत्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको कभी कभार थैंक्स करना चाहिए, तो ये उससे उनका थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाएगा। और ज़रूरी है ये जानना कि अगर वो आपके इर्द गिर्द के लोग ना होते आपकी ज़िंदगी में और उनका वो काम ना होता, तो आपकी ज़िंदगी क्या होती है, बस ये जानिए आप। कभी आप ये सोचें। हमारे साथ सबा है, सबा बताएंगी कि उन्हें क्या शिकवा है, भाई कहाँ तारीफ़ नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। मेरी शादी को 8 साल हुए हैं। अच्छा। और शादी से पहले जो है मैं एक ही अपने माँ बाप की बेटी हूँ, इकलौती बेटी। अकलौती। बहुत शौक, चंचल, बहुत ही घूमने फिरने वाली, हाँ, अच्छे कलर्स पहनने वाली। शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो सादगी पसंद है। हाँ, तो मैं सादगी की तरफ आ गई, पर्दे की तरफ। उन्होंने कहा कि मुझे तो सादे खाने पसंद है। मैंने कहा सही है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं। मैंने कहा हाँ। ठीक है। सर था पेन में, उनको जैसा वो बोलते गए मैं बदलती गई, हाँ, और मैं आज तक खुद को बदल रही हूँ। हाँ, मीन्स जाहिर सी बात है, शोहर के कहने पर चलना, और मैं चलना भी चाहती, हाँ, लेकिन वो कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करते, कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते कि तुमने इतना कुछ करा मेरे लिए, हाँ। इतना कुछ बदला अपने आप को, लेकिन वो कभी भी मुझे बिल्कुल तारीफ़ नहीं करते। और इस कदर मुझे डिमोटिवेट करते हैं कि मसलन कुछ मेहमान आए हुए हों, हाँ, मुझसे गलती हो जाए तो सबके सामने बेवकूफ़ हो, हाँ, जाहिल हो, हाँ, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है। हाँ, और मैं चेंज कर रही हूँ अपने आप को, ये नहीं कि मैं नहीं करना चाहती, मैं कर रही हूँ,
अब जाहिर सी बात है, मैं एक ऐसे अकेले रही बहुत ही। अब जॉइंट फैमिली में 20-20 रोटियां पकवा रहे हैं, हाँ, एक रोटी कम पड़ जाए तुम तो जाहिल हो, बेवकूफ़ हो, अंदाज़ा नहीं है कुछ भी। हाँ, इस हर जगह मुझे टोकना, मेरी खुद अतमादी ख़त्म करना। हाँ, और जो है बच्चों को अब मैं संभाल रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा, मेरे पास इनकम इतनी कम है थोड़ा, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू। हाँ, लेकिन जो है वो मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, लेकिन अगर मेरी ज़रा सी गलती हो जाए तो वो मेरी तरबियत तक पे चले जाते हैं, मेरी माँ की तरबियत पे चले जाते हैं। हमेशा ये कहते हैं तुम जाहिल हो, बेवकूफ़ हो, कितना भी तुम्हें चेंज कर लूँ तुम नहीं हो सकती। मीन्स मैं कर रही हूँ, मैं उन्हीं के रंग में ढल रही हूँ, अपने आप को बदल रही हूँ, लेकिन मैं किस तरह उनकी तरह बन जाऊँ, अब वक्त तो कुछ लगेगा। लोग देखें ज़िंदगी में होते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर लें वो खुश नहीं होते। सो शायद मैं कहूँगी बैड लक है कि वो ऐसी शख्सियत है मीन्स कि उनको आपने कुछ भी कर लिया वो खुश ही नहीं हो रहे। अब मेरा ख्याल से आप उनकी खुशी छोड़ के अपनी खुशी देखें, क्योंकि आपने इतने साल, 8 साल आपने बोला ना, 8 साल आपने उनकी खुशी में उनके जैसा बनने की, उनके हिसाब से करने की कोशिश की, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो अब 8 साल बहुत दे दिया आपने अपनी ज़िंदगी के, अब आप अपने आप को खुश करें जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी खुश नहीं होना। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है ना। और दूसरी बात ये कि वही मिसाल है ना कि आटा गूंदी है हिल्दी क्यों है, वो जो कर रही हैं वो उसके ऊपर भी खामी निकाल रहे हैं। तो अब आप क्यों, और अभी भी मैं आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ, आप कह रही हैं मैं अपने आप को बदलने और कोशिश कर रही हूँ। क्यों बदल रही हैं इतना? ख़त्म हो जाएंगे आप बदल के, वो नहीं बदलेंगे। आप रंग में ढलना चाह रही हैं। क्यों रंग, कौन सा रंग है उनका ये? रंग में ढले। देखिए रिश्ता तो आपका वो है ना कि वो शौहर है, तो शौहर के उससे जितने भी आप जो भी राइट्स हैं आपके, जो भी मोहब्बत है भाई वो आप रखिए, लेकिन शौहर होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी जहनी मर्ज से नहीं गुजारा। देखिए जैसे फिजिकल है ना, अगर किसी शख्स को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें भी दिल का मर्ज लाहक हो जाए तो हम उसका ख्याल रखेंगे। या जहाँ पे आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी है वहाँ पे आप हर हाल में बनाएंगी, ये नहीं देखेंगी कि मेरा शौहर तो है लेकिन ये किसी मर्ज से भी गुजर रहा है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप उनके रंग में ढल रही हो कि एंग्जाइटी कॉन्टेजियस होती है ना, लगने वाली बीमारी है। आपको ये देखना होगा कि नहीं इनके साथ वाकई कोई इशू है, मैं बिल्कुल मुकम्मल हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जैसे चल रही हूँ मैं अपनी हेल्दी बाउंड्री बना के मैं वैसे ही चलती रहूँ। बीच में उनके साथ किडनी प्रॉब्लम हुआ, मैं अस्पतालों में भागती रही, ऑपरेट करवाया सब कुछ, लेकिन वो ये कहते उस हैं वक्त जब तुम्हें किडनी कुछ प्रॉब्लम हुआ थोड़े सॉफ्ट हुए थे कि नहीं, कुछ नहीं, उनका ये उस है वक्त कि ये भी तो नहीं? तुम्हारा काम है, वो पसंद ड्यूटी तुम्हें, बना तुम दी। वाइफ हो, personality तुम्हें ही disorder करना ना। है। इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर डॉक्टर साहब। क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है नहीं ना। है, It's बिल्कुल not- ये ये तुम्हारा narcissist काम है, तुम personality। चेंज करो, तुम बेवकूफ़ हो, जाहिल हो, मैं कितना तुम्हें समझाता हूँ, तुम अब कभी आप नहीं बन समझ जाएं पाती। बेवकूफ़ और आप बन जाएं जाहिल। मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि बिल्कुल। अब आप बेवकूफ़ बने और बेवकूफ़ भी रहें और जाहिल भी रहें। एक कान से सुने दूसरे निकालें और जो काम कह रहे हैं ना उसका उल्टा करें। हाँ मैं सच कह रही हूँ। अब मैं जब खाना इस तरह बनाऊं, नहीं, कहता है, मेरी अम्मी जैसा आते ही नहीं है तुम्हें, हाँ, खाना बोलो तुम्हें नहीं अम्मी जैसा आता। आता ही हाँ नहीं बोलो है। फिर जब कोई झाड़ पे बाहर चढ़ा से हो ले ना- आओ, मैं तो ऐसे ही बना। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जब कोई झाड़ पे चढ़ो ना, यार ये मैं तो ये करके दिखा सकता हूँ, मैं ये तो कहती नहीं नहीं इस शाख पे नहीं चढ़ना, इससे ऊपर चढ़ना है। तो अब आपने कहना है बिल्कुल आपकी अम्मी बिल्कुल सही पकाती थी, वो सही करती थी, आप उन्हीं से पूछें। देखिए मैं आपको कुछ नहीं। बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होना होगा। हमें उस वक्त फील होना लगता है या हम उस वक्त हर्ट होने लगते हैं जब वो जो कह रहा है ना हम उससे मीनिंग अटैच करते हैं। तो मीनिंग अटैच ये कर दिए कि अच्छा मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं ये हूँ। अगर मीनिंग अटैच करना छोड़ देंगे और बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होंगे, ये दिमाग में रखते हुए कि ये जिस शख्स के मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं ही इज़ नॉट नॉर्मल। और आप रोती हैं उनके सामने जैसे वो अगर कुछ कर, वो दूसरों के आगे भी मुझे इंसल्ट फील करा देते तो हैं। आप उनके सामने मैं उनसे रोती कुछ- हैं हाँ, या कुछ चाहती नहीं हूँ, उनका बस यही तो चाहती हूँ खाना है कि वो आपको मुझसे पता प्यार है, से उनका बात ये करें। फीड है। जब आप रोती हैं, आप दुखी होती हैं, आप तड़प रही होती हैं, तो बस उनके दिल कोई को भी सुकून रिएक्शन आपका निकलता है वो उनको फ्यूल करता है। डॉक्टर साहब आई थिंक इसमें एक और चीज़, एक एलिमेंट हो सकता है, मे बी शी इज सो स्मिटन, इतनी ज़्यादा ये शी इज इन लव विद हिम। ऐसा होगा ना, आपको बहुत प्यार है, आप उनको मीन्स मैं abandon अकेली रही होने और अब से- मैं जाहिर सी बात है एक माहौल देख रही हूँ, जॉइंट फैमिली है, मुझे पसंद है, तो बस means आप मैं चाहती उनके हैं कि रंग में बस आप रखना उनको खुश चाहती करती हूँ। रहें। मैं अकेली थी वहाँ। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है प्यार कि आपको ये कोई प्यार इतना नहीं ज्यादा है, ये प्यार नहीं है तो आपका। ये क्या है प्यार? ये प्यार Trauma कैसे हो bond। सकता है? ट्रॉमा बॉन्ड भी नहीं हम इसको बोलेंगे, ये इतनी अब्यूज विक्टिमाइजेशन हो रही होती है ना, आप इतने अरसे से विक्टिम बन रहे होते हैं और आपके पास दो पर्सनालिटीज़ आ रही होती हैं। एक पर्सनालिटी ये है कि जो बिल्कुल एक जाहिर सी बात है शुरू में तो अच्छी होगी, तभी तो ट्रैप हो गई, अच्छी हुई, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो एक मॉन्स्टरस पर्सनालिटी आ रही है जो कि आपको हर्ट कर रही है, आपको रिडिक्यूल कर रही है, आपको पब्लिक शेमिंग में डाल रही है।
हर वक्त आपके दिमाग में ये इंस्टॉल करिए कि तुम गलत हो, शेम और ब्लेम एंजाइटी आपके दिमाग में तो उसको install लगने करिए। लगता है कि हाँ मैं ही गलत हूँ। क्वेश्चन गलत है ना, फिर वो कहते हैं कि अच्छा मैं फिर हट जाती हूँ, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहती हूँ। जैसे ही हटने लगते हैं वो फिर एकदम लव बॉम्बिंग करने लगता है। That's pulling, ये जब दो कंफ्यूजन्स आ रही होती है तो हमारे अपने दिमाग में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस शुरू हो जाती है ना, कंफ्यूजन आने लगता है, डिसोनेंस आने लगती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो फिर हमारा दिमाग कहता है उधर फटीक लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ तुम ही गलत हो। That's the point where But the also, NPD abuse victimization इसको starts. आप इस प्रैक्टिस को इज जस्ट नॉट हर। मैं बड़ी ऐसी भी लोगों को जानती हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है, बट देयर समथिंग कि वो एक वेब है, स्पाइरल Yes, हो रहे हैं, yes, कि it स्पाइरल is. हो रहे Yes. हैं कि ये करना है, एंड यू जस्ट नीड अ वैलिडेशन ऑल द टाइम। हाउ टू प्रैक्टिस दैट, कि आपने उस चीज़ से निकलना कैसे? पहले तो सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि ये शौहर तो हैं, ठीक है, लेकिन ही इज़ अ डिसऑर्डर्ड इंडिविजुअल। These are the insecurities which he's carrying. Yes, and he needs treatment for that. तो जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये एक डिसऑर्डर है, अब हमने अपने आप को इस डिसऑर्डर्ड इंसान से बचाना भी अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, आम औरत, शायद इनको हम समझा लें, लेकिन एक आम औरत जो हमें देख रही है उस बेचारी को ये पता ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका है, वो ही अपने आप को कसूरवार ठहराने लगी है कि मुझ में ही कमी है। वो सही तो डांटते हैं, एक ज़माना ये आता है कि जब आप फूल को भी कहते हैं ना कि तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, वो फूल मुरझा जाता है। बिल्कुल। तो औरत वो समझने लगी है कि ये तो मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, तो शुक्र है कि इसने मुझसे शादी कर ली, मैं तो इसके काबिल नहीं हूँ, तो बेअकल हूँ। ये तो औरत जब- समझने लगी है, वो उसको कौन निकालेगा? तो जब वो ये समझने लग गई है और जब उसको अवेयरनेस आ गई है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इर्द गिर्द किसी से बात करे, सपोर्टिंग एजेंट्स को ढूंढे। अच्छा हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब वो यही बातें अम्मा अब्बा को बताती हैं तो वो भी वहाँ से इनवैलिडेट कर देते हैं कि भाई हमने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, तुम भी वैसी ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, हर चीज़ का हल खुदा न खास्ता डिवोर्स और सेपरेशन नहीं है, उनको उसी सिस्टम में रहते हुए भी ज़िंदगी गुजारनी है। आपने यहाँ कहा ना, पे आपने ये नहीं कहा कि डिवोर्स लो, आपने ये कहा कि healthy आप उसका boundaries इलाज करवाएं। और अपने आप को भी थेरेपी में डालें। तो बिल्कुल ठीक है, हाँ। थेरेपी इज अम्मी वेरी अब्बू का तो ये है इंपॉर्टेंट। ना कि वहाँ पर कोई था ही नहीं और पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है, बैग बस भी नहीं दैट्स है, एक ये रीजन भी है बैग भी नहीं है ना पीछे। तो अम्मी अब्बू कहते मतलब वो आपको अपने रंग में डाल रहे हैं बेटा, आपको समझा रहा है, लेकिन वो मुझे समझाएं, अकेले में समझा लें। सुनो, बैक इस होती चार भी है महीने ना, तो हमारे यहाँ यही तो अलमिया है कि अब जिंदा भी होते तो हमारे पास जो इमोशनल बैकिंग होती है ना कि हम हैं या हम तुमको इस चीज़ से निकालेंगे, वो आपके लिए कोई भी नहीं है। और एक वक्त आता है कि हम निकल भी नहीं सकते, हम एक सिस्टम का हिस्सा है, हमारे बच्चे हैं, सारे हैं, और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें और भी हर नहीं हैं। चीज का दी एंड डिवोर्स तो नहीं होती। इट्स नॉट दैट। अगर कोई बीमारी होती है, चाहे वो मियाँ में हो चाहे वो बीवी में हो, तो आप उनको छोड़ के तो नहीं चले जाते ना, आप उसको ट्रीट करवाते हैं। और इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, ये बातें हम कितनी दफ़ा कर पर चुके वो बात तो ये ना, ऐसे इंसान को आप इस चीज़ पे माहिल कैसे करेंगे? नहीं, तो वो खुद करवाएंगे। वो चाहिए कुछ नहीं, प्यार के तो वो गोली माइल चाहिए भी कि नहीं पास होते। बैठकर असल तो में आपको बात- प्यार बहुत हो गया। मैं आपको बता रही हूँ, इसका हल कोई नहीं निकाल आमना सकता। मियाँ नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट में, इनको जाना इनको इनको जाना जाना है, है। मैं वही तो इनको कह रही उनको हूँ। टैकल करने का तरीका आना तरीका है। चाहिए। आपको अपने आप को चेंज करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जितनी भी ये बातें करते हैं ना, ये जब तक आप अपने आप से खुद नहीं जब करना चाहते, आपकी विल पावर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ आप थेरेपी भी करा लें, कुछ भी करें, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो गए ना और आप निकलना चाह रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड। तो अभी फ़िलहाल को आपने ये करना है, जो ये दो बातें हैं कि आपने अब उनके लिए चेंज नहीं होना, आपने अब ऐसे ही रहना है जो आपने आप हैं। सबसे पहले थेरेपी पे जाना है, हाँ, ताकि आपको ये पता चले कि उनको टैकल कैसे करना है। देखिए, थेरेपी में सिर्फ ये होता है, जो कह रही हो ना कि विल पावर है, विल पावर ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं, ना, आपकी आंखों पे से वो अंधेपन की पर्दा। पट्टी हट जाती है। पर्दा। तो वे वंस यू स्टार्ट सीइंग, फिर ये नहीं होता कि आप हर जगह ठोकर थेरेपी ना में आपकी गिरेंगे। बहन करेगी, ना आपका भाई करेगा, ना आपका कोई रिश्तेदार Professional करेगा, ना कोई help। बेस्ट फ्रेंड करेगा, प्रोफेशनल ही करेगा, क्योंकि वो आपको सुनेगा, समझेगा, वो आपको जज नहीं करेगा। वो आपको दो बातें ही नहीं करेगा, चलो गुजारा कर लो तुम, कोई बात नहीं। थेरेपी आपको, आई एम श्योर आप सही बता सकती हैं। कि आपको ना हमें अपने आप को इस, क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें लगता अच्छा, है कि वैसे वो मसलन बहुत जो अच्छे ये मेरे हाँ, रंग तो में जब जो आ अच्छे हो तो मियाँ बना लो, और जब वो वाला सीन आए तो फिर देख लो कि डिसऑर्डर्ड है, ये अब इनसे दूर रहना है। मीन्स तो मैं यही सोच के थोड़ा चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा जैसा ये कह रहे हैं ऐसा ही करना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही, मसलन अगर मैंने आपसे कर लिया
तो आप मुझे तारीफ तो करें। वो मैं तारीफ बच्चों को भी वो कह नहीं रही हो हूँ, ये कह रही सकती तुम तरबियत नहीं वो कर ये सकती, आप ये तुम्हारे भूल तो जाइए। खून में है। हाँ, वो फिर आप ये देख लें कि बस वो मैं डिसऑर्डर ऐसा है, वो नहीं कैरेक्टर कर अभी सकते। प्ले कर रही हूँ बाय द वे, इनके हस्बैंड उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली यही है कि उस आदमी को यही प्रॉब्लम है। अब पता चला मेरे हस्बैंड इतने अच्छे क्यों हुए। ये जमा तकसीम भी आपका देख रही ड्रामों थी, का वो असर हो कि हमें हम पे ही feel वो होता है। एक्चुअली बिल्कुल यही चीज़ है कि वो आदमी, उसको डिसऑर्डर्स हैं, वो बेचारी जो कुछ कर रही है और उसका एंड यही हुआ है कि वो सब कुछ करके हार रही है और बहुत अच्छा वो आने देखो, वाला दिस है। इज सो ब्रिलियंट कि एक आदमी ये कर रहा है। दैट मीन्स कि वो आदमी भी अगर वो डायरेक्ट कर रहा है या वो स्टोरी लेकर आ रहा है, अब वो कितना इमोशनली अवेयर और इंटेलिजेंट होगा। इनके मियाँ सिर्फ सेट पे निदा निदा करते रहते हैं, टू बी वेरी अल्लाह, ऑनेस्ट। अल्लाह। निदा 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 so निदा। माशाल्लाह कहा emotionally कहीं। aware and so emotionally intelligent, not only doing nida nida but also writing a story and directing about the other woman कि वो किस चीज़ से गुजरी हैं। मतलब एक मर्द एक औरत को कर्ब को उसी वक्त समझ सकता है जब उसके अंदर वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होगा। बिल्कुल। और जो ज़ाहिर है थैंकलेस, तो हम आज हमारे ये आपका टॉपिक है थैंकलेस वाला, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कि वही बात है कि इंसेंटिव चाहिए। औरत को अगर गिफ्ट्स नहीं दे रहे तो चलें तारीफ़ ही कर दें, तारीफ और ही कर हर दें, एक सही, इंसान के लिए तारीफ़ को बर्डन ना समझें। अच्छा, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं कहूँगी फैशन ही नहीं है कि मियाँ बीवी की तारीफ करे या सास बहू की तारीफ करे। वो टॉक trend बहुत नहीं। जल्दी देते या हैं, फिर बहू गलतियाँ सास पकड़ की लेते तारीफ हैं। करे। मैं कह रही हूँ ना, बहुत गलतियाँ कम ऐसा पकड़ी होता जाए। है कि बहुएं सास की तारीफ करे। मैंने ये भी नहीं देखा, बहुत नहीं कम, है, हाँ। बहुत कम ऐसा होता है कि सासें बहू की तारीफ करे। और अगर मुंह पे तो नहीं करे चले, पीठ जो पता नहीं, मैं ये कहीं पढ़ रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आमना की तारीफ करनी है बजाय इसके मुंह पे तारीफ करने के, मैं अगर ये बात आपसे कहूँ और आमना ओवर हेयर कर ले, या फिर आप आमना को कहें कि पता है निदा ने तुम्हारी तारीफ की। हाँ, ना क्या कहते हैं इस चीज़ को, मतलब जो डायरेक्ट नहीं तारीफ करते किसी के थ्रू, जैसे लाइक शायद यासिर मेरे मुंह पे तारीफ करे या मेरा मुंह पे मेरा जिक्र करे, इंपॉर्टेंस दे, वो मुझे कहे शायद ऐसे ही। लेकिन अगर कोई तीसरा बताए कि वो, तो वो फिर एक दिल में ज़्यादा ऑर्गेनिक ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन यार तारीफ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तारीफ होनी चाहिए। तारीफ होती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे अंदर शायद हम इतने इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं खुद, या हमारी तरबियत ऐसी, ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन द अपब्रिंगिंग, कि अगर मुझे डायरेक्ट आमना की तारीफ करनी हो, शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही ना हो कि मैं आमना की तारीफ कर पाऊँ। शायद तो मैं जाके निदा से कर लूँगी कि आमना इज़ लाइक लुकिंग सो गुड, तो वो वहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब मैं खुद एक चैनल को ढूंढ रही हूँ कि वो जाकर उस तक वो बात पहुँचा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर। डायरेक्टली, हाँ, और उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती है। अच्छा, कैसे हम अपनी जनरेशन को ऐसे पालें या उनकी गुट्ठी में ये डालें कि तारीफ इम्पोर्टेंट है? कैसे? हम तो चले अब जिस जनरेशन के थे, हमने नहीं देखा हमारे माँ बाप को या बाकी और रिश्तेदारों को इस तरह इतना अप्रिशिएट करते हुए एक दूसरे को। तो अगर अब हमने अपनी जनरेशन को करना है ताकि कल को उनकी बीवियां बैठकर इस तरह माय फादर यूज्ड टू अप्रिशिएट माय मदर। एग्जैक्टली, वी आर द रोल मॉडल्स के हमें इस मेरे पेरेंट्स। पापा तो होती थी, उनकी भी नोक झोंक तो बड़ी लग रहती थी, बट माय फादर यूज्ड टू अप्रिशिएट माय मदर अ लॉट। इस तरह के वो कहते थे कि जैसे कभी रमज़ान आता था तो एक टाइम मैंने देखा मेरे पापा कहते थे कि नहीं, तुम्हारी माँ पराठे रात को बनाएगी, मैं साथ खड़े होकर बनाऊंगा। तो मैंने इस तरह देखा, खाना बना तो मेरे पापा बड़ी, तो मेरी अम्मी बड़े शौक से ना और चीज़ें पकाती थी, और मेरी अम्मी को बहुत शौक था खिलाने का। तो खाने बनाती थी ना, तो मैं भी होता है, मैं कहती मुझे बनाया तो मेरी तारीफ तो कोई करे कि मैंने खाना इतना अच्छा बनाया है। लेकिन वो तारीफ बड़ी कंजूसियों वाली होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि वही पेरेंट्स को ही करना होता है। चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी नॉट व्हाट दे हियर। तो जब आपने ही घर में देखा हुआ है कि दोनों अम्मा अब्बा एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करें, खाली ये नहीं कि आदमी बैठा हुआ ये अप्रिशिएट कर रहा अच्छी लगती है ये है, बात। माँ भी उतना ही अप्रिशिएट करिए कि देखो तुम्हारा बाप तुम लोग के लिए कितना कर रहा है, वो कितना थका हुआ है या वो कितना कर रहा है। उसमें जो होते हैं ना, वो बच्चे फिर सीख रहे होते हैं टू बी वेरी थैंकफुल, टू बी वेरी ग्रेटफुल। मैं तो हर वक्त अपनी बेटी को, बड़ी को कहती रहती हूँ कि तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए कर रहा है वो, ये कर रहा है, तुम लोग इस तरह कर रहे हो, जाया कर रहे हो। एक्चुअली देखिए, यही बात जो हम यही कह रहे थे कि हमें नहीं पता चलता कि जो हमारे फादर्स हैं या जो बच्चों को नहीं पता चलता कि उनके फादर्स उनके पास हर वक्त क्यों नहीं होते। हर पेरेंट टीचर मीटिंग पे फादर्स क्यों नहीं अवेलेबल होते, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये माओं को ही बावर कराना पड़ेगा बच्चों को, कहना पड़ता है। एक दूसरे मार्क्स कम आ जाए, मेरा ताना यही होता है कि तुम्हारा बाप पागल है जो फीसें इतनी दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो सारा दिन ये करे, मैं ये कर रही हूँ।
तो ज़रूरी है ये करना। And it's कि just उनको not भी being importance thankful. मिले। It's just not being thankful. It's showing a level of respect also. हाँ। घर की जो इमोशनल सिक्योरिटी होती है ना, वो एक दूसरे की इज्जत करने से आती है। तो जब माँ बाप की करेगी, बाप माँ की करेगा, तो बच्चे के भी अंदर आएगा कि वो बाकियों की भी इज्जत करना सीखेंगे। तो जब रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ गया तो वो किसी को अब्यूज भी नहीं करेंगे। तो इट्स जस्ट नॉट बीइंग थैंकफुल, it's being respectful, it's also apologizing, it's saying please for whatever you want. छोटी छोटी चीज़ों में ट्रेनिंग करनी अभी मैं पड़ती क्लिप है। देख रही थी, आपके शो पे नादिया आई हुई थी और इतनी प्यारी वो बात करी थी कि जिस तरह आपने भी कहा मैं अपने बेटों को ट्रेन करती हूँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप घर के बेटों को भी ट्रेन करें तो वो जो आने वाली है उसका भी उसकी इज्जत करेंगे। एंड देन गर्ल विल ऑल्सो रियलाइज कि ये अपनी माँ की अगर करे तो खुशी से करे क्योंकि मेरी भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ख़वातीन को इस सर्कल को ना तोड़ना पड़ेगा। जो एक चला आ रहा है ना, चला आ रहा है, उसको जो आजकल की ख़वातीन है उनको ये सर्कल तोड़ना पड़ेगा। और ये नॉर्म्स जो बने हुए हैं ना कि भाई ये तो है ही इसका फ़र्ज़, ये तो ये सब चीज़ें तोड़ के एक मिटा के अनलर्न करना पड़ेगा बेसिकली। जो हमने रीपेरेंटिंग बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किसको कितना अप्रिशिएट करना चाहिए ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। आज ये जानिए हमारे प्रोग्राम के थ्रू। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कीमती रिश्तों को और कीमती लोगों को जो आप हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनकी वजह से हम जहाँ भी हैं वहाँ हैं, उनको थैंक यू करें, उनको अप्रिशिएट करें। और यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको भी कि बहुत ज़रूरी है। पता नहीं ऐसा ना हो कि आज काफ़ी लोगों के दिल पे असर हो जाए और थैंक यू कर रहे हो, कहना शुरू करते लोग कहें क्या हो गया आपको। अक्सर होता है ना जब आपको सरप्राइजिंगली कोई जो नहीं तारीफ आपकी करता या थैंक यू करता वो आपको कर दे तो एकदम जैसे वैलेंटाइंस आता है तो लोग समझते हैं सिर्फ जी ये कपल्स के लिए है। आई थिंक अपने पेरेंट्स अपनी मदर्स के लिए फ्लावर्स लेके जाएं, उनको भी आप कर सकते हैं विश कि भाई आज आप मेरी और अल्लाह करे ये हो जाए, अच्छी बात, सदका है ना। हाँ बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त कौन है? पर्दे के पीछे दुआ है। दुआ चले भाई, ओवर टू यू दुआ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ताकि सबको आपकी आवाज़ आए। दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही दुआ तुम्हारी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आवाज़ आए तो बताएगा जी। दुआ बोलो। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे घर की सारी जिम्मेदारी तकरीबन मुझ पर आ गई। मेरे 3 भाई बहन हैं, तीनों छोटे हैं मुझसे और तीनों मैट्रिक और इंटर लेवल पे हैं। तो उनकी जो एजुकेशन थी वो मुझे लुक आफ्टर करनी थी। तो यही सोच के घर से बाहर कदम निकाला। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत खुश थी क्योंकि एक जॉब कर रही थी, घर में आराम भी मिल जाता था करने को। लेकिन जब घर का रेंट, ग्रॉसरी और बिल्स देखे तो 2 जॉब्स करना स्टार्ट कर ली। आज मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ, कोलू का बैल बन चुकी हूँ अपने घर में। सुबह 6 बजे निकलती हूँ घर से कुछ खाए पिए बिना। घर में रात को 11 बजे से पहले एंटर होती हूँ और जब घर घुसती हूँ तो वालिदा की तरफ से प्यार तो दूर की बात, खाना भी सर्व नहीं होता। वो बस मुझे ये कह देती हैं कि खाना रखा हुआ है, वो तुम खा लेना। इसी के साथ जब मैं अपने कुलीग्स को देखती हूँ जब वो बात कर रहे होते हैं आपस में कि आज मम्मा ने ये बनाया था, आज बाबा ने इस तरीके से किया, तो तकलीफ़ होती है। हफ्ते में निदा मुझे सिर्फ 1 दिन ऑफ मिलता है और अगर मैं कभी गलती से ये मम्मा को कह दूँ कि मम्मा आज ये काम थोड़ा लेट कर लेंगे या मुझे आप आधा घंटा ज़्यादा सोने दें, तो आगे से मम्मा के ताने शुरू हो जाते हैं कि बीबी वैसे तो तुम घर का काम तो करती हो नहीं, अब बाहर का काम भी क्या हम ही देखेंगे? तुम हम पे कोई एहसान नहीं कर रही हो ये काम अगर कर रही हो। गुस्से में अगर ज़िद बहस हो भी जाए, मैं कुछ बोल भी दूँ या मैं अगर आगे से ये बात कर लूँ कि मैं शादी कर लेती हूँ, तो वो आगे से कहती हैं कि हाँ अगर करनी है शादी तो ख़ुद करना भाई, हमारे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। सोने पे सुहागा जब कोई मेरा रिश्ता आता है, ऐसा नहीं है कि 30 साल की उम्र है मेरी, मेरा कोई रिश्ता नहीं आया, बाहर से भी कुछ रिश्ते आए, रिलेटिव्स ने भी भेजे कुछ रिश्ते। मम्मा ने उनको क्लियर कट मना कर दिया ये कह के कि भाई अभी तो हम इसकी शादी नहीं कर सकते। ना शादी करने दे रही हैं, ना थोड़ा सा सुकून दे रही हैं। मतलब मैं बाबा को अब इतना याद करती हूँ, मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ कोलू का बैल बने रह के कि
मतलब बाबा इस जगह होते ना तो शायद वो मुझे अप्रिशिएट करते, वो मुझे कहते कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम करो काम, तुम हमारा बेटा हो। मैं कभी कभी बस दिल करता है कि अम्मा के आगे फट जाऊँ और पूछूं कि यार आपको एहसास नहीं होता, मैं आपके ही लिए इस घर से निकली ताकि आपको ये फ़ील ना हो कि मेरा शौहर मेरे सर पे नहीं है और मैं किसी एहसास कम तरी का शिकार ना हूँ। मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है ये बयान करने के लिए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मतलब मम्मा एक दफ़ा तो आके मुझे ये बोल सकती है ना कि मेरा बच्चा तुम हमारा बेटा हो, तुम बेटी नहीं हो, हमें तुम पे फ़ख्र है। हाँ, गले नहीं लगा सकती, माथा चूम लें, मतलब कुछ ऐसा तो फील करवाएं कि मतलब मैं शौक़ से निकलूं घर से, मैं ये सोच के ना निकलूं कि यार काम करना है, घर के अखराजात देखने हैं, भाई बहनों को देखना है। मेरा अब दिल नहीं करता, बस दिल करता है या तो बाबा वापस आ जाएं या मैं बाबा के पास चली जाऊं। थक गई हूँ अपनी लाइफ से। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये देखें ना, आप वही वाली बात है, आप जिम्मेदारियों से दूर भी नहीं जा सकते, कौन करेगा? तो कभी कभार बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इन रिश्तों की वजह से, वो फंस जाते हैं। हाँ, एंड अपने आप को भाई बहुत पैट ऑन योर शोल्डर्स और अपने आप की खुद की तारीफ़ करो। कभी कभी हमें खुद अपने आप को भी सेल्फ वैलिडेट करना चाहिए कि मर्द और औरत बनकर अपने घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी हुई हो। लेकिन यहाँ पे देखो फिर वही टॉक्सिक पैटर्न आ रहा है कि कर तो रही है, सब कुछ करिए, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं है, और फिर उसके जो उसके राइट्स हैं, जो मैरिज के राइट्स हैं, वो भी नहीं पूरे हो रहे। तो अगेन जब हम नार्सिसिज्म की बात कर रहे होते हैं तो वो खाली हस्बैंड नार्सिसिस्ट नहीं होता, पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सच मदर्स, सो दीज आर वेरी इंजर्ड नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर्ड मदर्स, जो कि अपने बच्चों को फिर वो मदर वूंड्स दे रही होती हैं। तो यहाँ पे वही है ना कि एक कोई बाउंड्री को सेट करके कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल नहीं है तो अगर नॉर्मल नहीं है तो हम उनकी एबनॉर्मलिटी के सहारे तो नहीं रहेंगे ना। तो कुछ फैसले जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मर्द बन के की हैं, तो कुछ फैसले हैं कि अपनी शादी के लिए, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए वो भी खुद लेने पड़ते हैं। आपके अंदर इतनी ब्रेवरी आनी चाहिए कि आपको पता है आपके लिए कोई कुछ करेगा ही नहीं। अब आप उसका विक्टिम बनते रहिए तो ऑब्वियसली आप बीमार होंगे। तो अगर आपने अपने लिए बाउंड्री सेट कर दी कि नो आई रिफ्यूज़ टू बी हर विक्टिम, ठीक है, माँ है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट अगर वो ये डिसऑर्डर्ड पर्सनालिटी के साथ आ रही हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे अपने आप को रोकना होगा और इस भंवर से खुद अपने आप को निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं आके निकालेगा। इतनी एक और पॉजिटिव इसमें एक चीज़ है कि शी स्टिल थिंकिंग दैट आई जस्ट नीड अप्रिसिएशन, और मुझे कुछ अच्छी कोई इंसेंटिव उसका ये हो कि उसको कुछ मिल जाए, मतलब एक तारीफ मिल जाए या ख्याल कर ले। अभी भी कॉन्स्टेंटली वो यही तारीफ नहीं मांगी, उसने केयर मांगी, तारीफ मांगी कि मेरी केयर कर लें या मेरे बारे में सोच लें। अगेन शी इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ हर कि वो मैं काम सब छोड़ दूं जो मेरे, और ये बहुत सी फैमिलीज़ में होता है। निदा, आपने इतनी ज़िंदगी इंडस्ट्री में गुजारी, हमारी ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं ब्रेड विनर, बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जिनके माँ बाप नहीं शादी होने देते क्योंकि ये घर इसका बच जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, हमारे खर्चे बंद हो जाएंगे। तो एक अगर मुझे लगता है ये सेल्फिशनेस है कि अगर आपके घर का कोई बड़ा है, और मैंने इतनी लड़कियां हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसी देखी हैं, दे आर रनिंग देयर फैमिलीज एंड दे कैन नॉट गेट मैरिड, उनकी एज हो जाती है, दे स्टिल वर्किंग, बिकॉज उनको पता है कि जहाँ शादी की बात आती है वहाँ वो एक तो एक पक्की उम्र भी हो जाती है कि आपको रेड फ्लैग। अच्छा, मैंने देखी ये चीज़ ज़ाहिर अपने इर्द गिर्द, मैंने ये देखा जिन्होंने अपनी फैमिली का किया और उनकी फैमिली ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया ना, अल्लाह मियाँ ने उनको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है आगे। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी जिन्होंने अपनी फैमिली की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की शादियां कराई हैं, उनको एक सर्टन लेवल तक पहुंचाया है, घर बना के दिया है माँ बाप को। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, उनकी रस्सी पकड़ी। भले लेट जो है शादी हुई है, भरे देर से शादी हुई, लेकिन उनको ऐसे हस्बैंड्स दिए जो उनको प्रिंसेस की तरह रहे। बिल्कुल, इट्स जस्ट खुदा ने दिया है। इट्स जस्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड बी करेजियस इनफ कि यू नो अब नाउ इनफ इज इनफ, अब मुझे अपने बारे में भी सोचना है। सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरी अपने लिए भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा बहादुर बनकर उस पैटर्न को ब्रेक करें। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लड़कियों को अगर ये लगने लगता है कि, और उनको समझ आने लगता है आहिस्ता आहिस्ता कि उनके घर वाले नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। इवन मैं कह रही हूँ आदमी के लिए भी, जो लड़का ब्रेड विनर होता है और घर के लिए कर रहा होता है, उससे भी लोग कतरा रहे होते हैं, उनके माँ बाप कहीं सेल्फिश हो जाते हैं। अगर उनको जब ये समझ आ जाए ना कि ये लोग हमारी शादी नहीं कराना चाहते,
आप खुद ढूंढें अपने ढूंढें और कर लें। क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है खास तौर पे लड़कियों के लिए कि वो इस उम्र तक माँ बन सकती है। बिल्कुल। और हर ये कंप्लीट फैमिली, हर औरत मर्द सबको चाहिए, बिल्कुल। कोई नहीं अकेले इन दी एंड रहना अच्छा, चाहता। मैं एक चीज़ अपने क्लाइंट्स को ज़रूर समझाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनल डाइजेशन के लिए यही खाना है। तो अगर खाना कोई दूसरा आपको नहीं दे रहा तो थोड़ा आपने सा खुद आप अपने देना। आप को खुद पका के दे दें। Exactly. स्टार्ट थैंकिंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप खुद जब आप अपने इतने आप मैच्योर हो गए हैं, आप अपने आप को treat फील्ड करें। में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, आपने जब सब कुछ कर लिया, सबकी शादियां करवा दी, तो आप खुद क्यों नहीं? रोज यहाँ अपने लोग भी घबराते हैं बहुत, घबराते हैं ना कि ये हमारा सब अपनी बंद हो कैसे जाएगा। करें। हाँ, कि अगर बेटा कहीं कर लेगा शादी तो हमें तो नहीं देगा उतना जितना, फिर उसकी अपनी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी तो वो हमारा तो वो ख्याल नहीं रखेगा। तो ये एक चीज़ बड़ी गलत है कि उसका भी सोचें यार कि उसने भी अपना घर बसाना है, उसने भी आगे फैमिली बिल्कुल बढ़ानी बिल्कुल, है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़रूरी। जी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी। मेरा नाम क्या नाम है आपका? इमरान नाम है साहब। मेरा। और मेरा एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है जो कि जॉइंट फैमिली है। अच्छा। मैं अपनी फैमिली का उस फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। अच्छा। वालिद का जब इंतकाल होता है तो जो बड़े बेटे की जिम्मेदारी हैं वो सारी मुझ पर हैं। जी। और माशाल्लाह 3 बच्चे, मेरे 2 बेटे, एक बेटी। अच्छा। और न साहब ये हुआ कि 10 साल पहले बीवी की डेथ हो गई, तो उसके बाद जो घर की जिम्मेदारियां थी उसके साथ साथ बच्चों की परवरिश वो मुझ पे आ गई। मतलब मैंने बाप बन के तो पाला लेकिन माँ का भी किरदार अदा किया। ज़ाहिर बात है, स्कूल थे बच्चे, उनको तैयार करवाना, स्कूल भेजना, फिर मेरी शॉप है, उस शॉप को देखना, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की शॉप होती है, तो उसको भी तवज्जो देना। और घर के जॉइंट फैमिली तो उसमें वालदा भी साथ है, मेरे भी छोटी बहन है, भाई है, उसको भी देखना। तो ये कि हर जिम्मेदारी के साथ लगा रहता हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बस वही यही है कि दिल कभी कभी ये उदास हो जाता है कि भाई आज अगर कुछ मैंने अच्छा किया अपनी फैमिली के लिए तो मेरी माँ 2 लफ्ज़ यही कहते कि बेटा ये काम तुमने माशाल्लाह अच्छा किया है, बड़े होने का सबूत दिया है, बड़े भाई होने का सबूत दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों की तरफ से मुझे बाज़ दफ़ा दादी के थ्रू मैसेज आ जाता है कि दादी पापा ने अगर किया है तो क्या हुआ, तो सबके पापा करते हैं। तो मैं अपनी वालदा से कहता हूँ कि अच्छा मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन जिन हालात में किया है और जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए। कम से कम बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो सबके बाप करते हैं तो हमारे बाप ने किया तो क्या किया। भाई आपके बाप के साथ जो सूरत हाल है, आपकी माँ नहीं है, मैंने आपको माँ की तरह पाला है, आपके कपड़े इस्त्री करके आपको स्कूल छोड़कर आना, आपकी ख्वाहिश का ख्याल रखना। एक बेटा है मेरा छोटा हसीब, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, जुनून है। अब मैंने जब उसका एडमिशन करवाया तो मेरा दिल कर रहा था कि ये मुझे गले लगाएगा, यार पापा आपने वो काम कर दिया मेरा जो मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन नहीं, इतना डिसाइड हुआ कि मुझे शुगर हो गई, मैं हार्ट का पेशेंट हो गया। मैं अभी भी लगा हूँ अपनी फैमिली के लिए कि आपके बच्चे बड़े हो गए? जी माशाल्लाह बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि अगर आज वो खड़े हैं तो मेरे कंधे के बराबर हैं। उवैस, हसीब, मेरी बेटी मिशा। अब जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर मेरा दिल करता है कि भाई ये मेरी, देखिए तारीफ लफ्ज़ों में नहीं है, आप तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं। अगर एक बेटा बाप के बराबर हो गया तो वो बाप के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है पापा आज आप रेस्ट करो, आज मैं आपके हिस्से का काम कर लेता हूँ, आज मैं काम कर लेता हूँ आपका, पापा आपने बहुत किया हमारे लिए। बच्चों में ना एम्पैथी डालने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ये होनी चाहिए तारीफ। दिल करता है ना भाई, हमारा भी दिल करता है कि भाई एक दिन रेस्ट रही है तो वो बच्चे साथ बैठ जाएं, कोई गिफ्ट की उसमें शक्ल में तारीफ कर दें। पापा आपको में आपके बच्चे जी टीनेज में मेरे बच्चे, टीनेज बच्चों से तो जो है ना टाइम मांगना पड़ता है। नहीं वो इसलिए भी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। हम छोटे थे ना तो हमें एक आदत थी, अगर हमारे पापा ने हमें डिनर करवाया, हमारा होता था थर्सडे छुट्टी है तो डिनर पे जाना है आज, या हमने बाहर कहीं जाना, हम छोटी छोटी चीज़ के लिए भी थैंक यू करते थे और आज तक करते हैं। जी। और हमें हमारे पेरेंट्स ने, अम्मी ख़ास तौर पे, हमारा ब्रॉटअप जो हुआ वो अपब्रिंगिंग हुई विद चोर्स, ये तुमने करना है, क्योंकि हमें ये ड्यूटीज़ दी जाती थी तो वी न्यू कि ये हमारा काम है। अब क्या होता है, हम कहते हैं नहीं बच्चा काम कैसे करेगा, मैं ही करती हूँ, तो वो बच्चे को लगता है ये तो माँ की ड्यूटी थी, ये तो बाप की ड्यूटी थी, कर लिया तो क्या हुआ। हाँ। एंड दे फॉरगेट कि इन्होंने भी कल माँ बाप बनना है। तो ये हमने खुद बताना होता है। जैसे आपने कहा हाथ रख दिया या ये कर दिया कि जी मैं आज कर लेता प्यार का अंदाज है, तारीफ इस तरह करें, ग्रैटिट्यूड शो करना है या एक जेस्चर से शो करना है। ग्रैटिट्यूड इमरान आपको सिखानी पड़ेगी। देखिए अलमिया ये है कि आप एक सिंगल पेरेंट है ना, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी ज़्यादा मुश्किल है कि माँ भी बन के पाल रहे हैं, बाप भी बन के पाल रहे हैं,
लेकिन कहीं पालते पालते ये भूल गए कि खुद भी इंसान है। तो ज़रा सा अपने लिए भी आपको सेल्फ कंपैशन होगा, और सेल्फ कंपैशन में फिर आपको ये देखना होगा कि अब मुझे कहाँ अपने आप को रोकना है, बस अब इनफ इज़ इनफ। और फिर ये जब इनफ इज़ इनफ हम कर रहे होते हैं, फिर व्हाट नेक्स्ट में आपको ये करना होगा कि आपने उन्हीं बच्चों के अंदर, जैसे निदा ने बात की ना कि एम्पैथी है, एम्पैथी कहाँ से आएगी, ऊपर से तो नहीं आ सकती है, हमें खुद वो सिखानी पड़ती है, इनकलकेट करनी पड़ती है। ग्रैटिट्यूड, जैसे इन्होंने बोला, ग्रैटिट्यूड है ना कि अल्लाह में अभी कहते हैं और मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो, वी हैव टू लर्न इट, दीज आर ऑल एक्शन वर्ब्स। एम्पैथी भी सिखाई जाती है, सब कुछ। जो लोग बाय बर्थ है जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, चलो भाई वो एक अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल आपको 3 बच्चे होते हैं, उसमें से कोई एक बच्चा ज़्यादा एहसास वाला सब मुख्तलिफ होता है, वो कुदरती होता है, वो कुदरती ज़्यादा एहसास वाला होता है। आपसे पूछते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकते, प्यार और मोहब्बत में सबके लिए बराबर होता है, मगर माँ बाप को ये पता होता है कि मेरे इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल मेरे इस बच्चे की क्या खराबी है, कितना कोई हेडस्ट्रॉन्ग है, कोई कितना नरम दिल है, ये सब हमें पता होता है। बहुत सारे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नरम होते हैं। बहुत से होते हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हर बच्चा एक अलग वो ला रहा होता है, लेकिन इन जनरल हमें अपने बच्चों को खुद अपने आप को कैसे बच्चों में एम्पैथी डालें, कैसे उनके अंदर ये एहसास पैदा करें कि कल को बड़े होके हमें ये ना फीलिंग्स आए। आस्किंग एवरी चाइल्ड, थोड़ा सा वक्त निकालना होता है, ये 7 मिनट का रूल होता है, क्योंकि बड़े टेक्नोलॉजिकल बच्चे हैं ना, इनके पास तो इनके मोबाइल्स होते हैं, हमारे पास भी, खाली बच्चे नहीं। कंप्लीट योर सेंटेंस, आस्किंग व्हाट। और फिर हमने 7 रूल में हमने ये करना होता है कि उस 7 मिनट में, एक दिन में 7 मिनट हमने अपने बच्चे के साथ गुजारने हैं, ठीक है। और उस 7 मिनट में हमने उससे ये पूछना है कि तुम फ्यूचर में अपने आप को कैसा इंसान देखना चाहोगे, एंड हाउ वुड यू लाइक टू बी सराउंडेड बाय अदर पीपल अराउंड यू। तुम कैसा चाहोगे कि बाकी लोग तुम्हें कैसा ट्रीट करें, बाकी लोग तुम्हें कैसा देखें, अगर तुम जॉब भी कर रहे हो, सब कुछ है, तुमको क्या लगता है कि बाकी लोग तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर खुद एम्पैथी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को खुद विजुलाइज करेगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर अगर उसको नहीं समझ आता, फिर आप बैठकर उसको समझाएं कि ये तुम इमेजिन करो कि तुम सबके लिए बहुत कर रहे हो और लोगों ने उस चीज़ को इनवैलिडेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो, हाउ वुड यू फील। एहसास अब इनके बच्चे हो गए बड़े, ये वाली एज से गुजर। देयर इज नो एज लिमिट। मैं बोल रही हूँ ना, रीपेरेंट के लिए भी, हम सभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, हमारे लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, हमें भी रोज़ अपने आप को रीपेरेंट करना है, सुबह भी करना है, शाम भी करना है, रात भी करना है। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एनी करेक्शन, आपको सिखाना पड़ेगा और अपने ऊपर भी ज़रा हल्का हाथ रखना पड़ेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुगर के बाद एकदम हार्ट अटैक अब भी लगा हुआ, और मेरी ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा बच्चे मुझे इतना प्यार दे दें, इतनी तारीफ़ कर देंगे, यार पापा आपने वो काम हमारे लिए बहुत अच्छा किया, पापा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो पापा को कुछ रोकना पड़ेगा, कुछ अपनी ओवर इमोशनल वैलिडेशन को रोकना पड़ेगा, ताकि बच्चे सीखें। जब आपने उनको बच्चों को खाली पेट किया तो बच्चे सीखेंगे कि भूख क्या होती है। मैंने आपको कहा ना कि वो जवाब ये होता है कि भाई ये तो सबके माँ बाप करते हैं, आपने जो किया है वो तो सबके माँ बाप करते हैं, भाई हमने जिन हालात में किया वो देखो। नहीं, आप ये ना देखें कि तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसा महसूस होगा जब लोग तुम्हारे साथ ये करेंगे। जब हम अपने लिए फील करने लगते हैं ना, तब हमारे अंदर करेक्शंस आती है, वरना तो ऑफ कोर्स हम इसी तरीके से तो बड़े हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो कि फादर इज गिविंग, अम्मा इज गिविंग, अम्मा तो काम ही खाना बनाना है, अब्बा का काम है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मगर जब आपने उन रोल्स में उनको डाला, हाउ वुड यू सी योर सेल्फ एज अ मदर एंड हाउ वुड यू सी योर चिल्ड्रन ट्रीटिंग यू, या आप बाप के रोल में खुद अपने आप को फिट करो, एंड हाउ वुड यू सी योर चिल्ड्रन, या इवन दोस्तों के लिए भी। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक अब ये टाइम ऐसा है कि जिसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं यही अभी भी ये सोच रहा हूँ, ऊपर जाने से पहले मैं इनसे, एक टाइम आता है और अब आ गया है कि थोड़ा सा पहले अपने बारे में भी सोचें, फिर आपने सोचना है। लेकिन जब एक टाइम निकल जाता है ना, जब आप सोचते ही रहते हो दूसरे के लिए, तो फिर अगला भी कहता है मेरे ही बारे में सोचो, अपने बारे में आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। सो देयर, अब मुझे लगता है कि ये जो यंग जनरेशन है, कहीं कहीं हम कह तो रहे हैं जेनजीज हमारे ऐसे हो गए ऐसे, लेकिन कहीं कहीं हम जेनजीज से भी बहुत सीख रहे हैं। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हूँ तो मेरी बेटी मुझे समझा रही होती है कि अम्मा यहाँ आप गलत है, ये चीज़ आपको ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इस तरह ये एक
एक इंसान ने आपके लिए किया है तो आप थोड़ा पॉजिटिवली इसको लेके इसलिए आमना क्योंकि वो बाहर रही हुई है, उस वो भी उस रोल में रही है एक ना। ब्रेक के बाद आके से कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं अप्रिसिएशन के ऊपर कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ये टैलेंट सीखना चाहिए हमें। हाँ, कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, कुछ ओवर तारीफ करते हैं। वो तो झूठ लगता है। ओवर तारीफ पीपल प्लीजिंग में आ जाता है, जस्ट टू प्लीज समबडी टू गेट समथिंग आउट ऑफ देम। वो इसलिए अच्छा, मैं एक तारीफ पे आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिम में होता है, ज़ाहिर है मुझे तो अल्लाह ताला ने बनाया ही पतला दुबला है। तो मैं देखती हूँ कि कुछ ख़वातीन हैं वो बड़ा, एक तो मैं टीवी पे आती हूँ तो वो उनके लिए बड़ा ज़्यादा वो हो गया हुआ है कि देख के एकदम से वो जाना और आप इतनी पतली हैं वो। तो मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की और मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे लगता है तो मैं कह देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं किसी का जस्ट टू मेक हर डे मैं कह देती हूँ आपका आज वेट मुझे बहुत कम लग रहा है, आज आप बड़ी फिट लग रही हैं, या आप कितना अच्छा वेट कम किया है। तो मुझे लगता है कि आपका फेस कितना फ्रेश लग रहा है। नॉट दैट कि मैंने एक दफ़ा किसी से पूछा ये कि ऐसा तो नहीं कि चापलूसी, उसने कहा आपको उससे कुछ मिलना तो है नहीं, पर एटलीस्ट वो जो मेहनत कर रही है रोज़ आके और आपको देख रही है और पूछ रही है कि आप क्या खाती हैं, आप क्या करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को आप थोड़ी देर की खुशी भी दे दो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। खुशी की बात नहीं है, आपको एक्सरसाइज करते हुए आमना जान मारनी पड़ती है। और वो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वाकई उनके अंदर ज़रा भी इंच एक कमी आई है और आप उनको बोल देना, आप यकीन मानो मैंने तो ऐसा देखा है जिम में कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ तो मैं उसके कुछ दिनों बाद मुझे वो और कम नजर। मैं यही तो इसीलिए तो करती हूँ कि अब ये और दिल से करेगी, वरना इंसान कहता है यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो आप किसी का डे बनाने के लिए अगर उसकी तारीफ कर देते तो उसमें भूखापन करने की क्या ज़रूरत है। जिम के लिए हमारे यहाँ जो है ना ये मेरे पास तो खैर जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं ये जिम का जिक्र बड़ा हो रहा होता है। क्या क्या करूँ, मैंने जिम में भी डलवा दिया है, वज़न तो कम होता ही नहीं है। सामने वाइफ बैठी हुई है, वज़न तो कम होता ही नहीं है, वैसे की वैसे ही है जैसे गई और थी। एक और चीज़ और बहुत हस्बैंड्स गलत करते हैं, आप कुछ अपने को टिप्स दे देना मेरी बीवी को, आपने तो वो जो मेरी बेचारी फैन थी उसको मेरे खिलाफ ही कर दिया ये बोल के, आपकी अपनी जैसी बना देना उसको इस तरह। मैं तो बहुत अच्छे जवाब होते हैं मेरे पास, ऐसे गुस्सा चढ़ता है ऐसे हस्बैंड्स पे जो बीवी सामने खड़ी है और आप उसको इस तरह, अपनी तोड़ आपने देखी नहीं है, ठीक है, और आप अपनी बीवी के पीछे बेचारों की बेचारी। तो ये मुझे लगता है ये जो बात तुमने की ना ये जिम अब्यूज़ है। हाँ है ये कि और सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें लग रही है कि आप वो किए जा रहे हो और जब आप खड़े हो रहे होते हो और वो इतनी सी नीडल नीचे जाती है, मतलब बेशक कितने मोटे मोटे, एंड दैट्स सच अ बिग अचीवमेंट, लेकिन उस पर भी आपने उसको बिल्कुल उस अचीवमेंट को भी नलिफाई कर दिया और आपने उल्टा ही जिम अब्यूज़ कर दिया कि एक तो भेज रहे ऊपर से कुछ कर नहीं रही है, तो आपने क्या सिखाया? तो पैसों का ज़यान कर रही है। आप बेसिकली ये सिखा रहे हैं ना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ और मेरी बॉडी भी किसी काबिल नहीं है और मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपना वजन भी कम कर सकूँ। दे डोंट रियलाइज कि ये बॉडी किसकी वजह से आपके बच्चे पैदा किए हैं आपके। मैंने वही बात है ना, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, कि वो खवातीन जो दूसरी खवातीन को पुल डाउन करने के लिए ये बातें करती हैं, बहुत गलत बात है। अच्छा मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे यहाँ बड़ा ये कि हमने रॉड डाला हुआ, एक सरिया है कि मैं अगर टीवी पे आती हूँ तो मैं ज़्यादा किसी से, मुझे तो इतना मज़ा आता है क्योंकि एक आई थिंक मेरे अंदर जर्म है कि एक मॉर्निंग शो का भी था, मुझे इंटरेक्ट करने में, लोगों की स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है, बात करने में। मैंने देखा है लोग इतने बुरे तरीके से वो हो जाते हैं कि नहीं ज़्यादा बात, ये आम और ख़वातीन भी कि कम गो हो, ज़्यादा ठीक है होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को आपसे बात करके थोड़ी सी तसल्ली मिलती है तो व्हाई नॉट, कोई बुरी बात नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, ये बॉडी शेमिंग के हिसाब से भी ये हमें बात करना ज़रूरी थी कि आपके 3-4 बच्चे पैदा किए हैं और उसकी बॉडी वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी, तो बजाय उसको शेम करने के आप ठीक है आप पॉजिटिव तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं, हेल्दी खाओ ये एज ए पार्टनर, लेकिन आप तंज और तानों की जो एक पूरी बारिश करते हैं वो नहीं। और बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि अपनी माओं को, अपने सबको आके उनकी तारीफ करें, उनको बताएं कि आप अच्छी लग रही हैं। I remember my father saying this one sentence, जिसमें हमें शुरू में तो अजीब सा लगता था, लेकिन उन्होंने इतनी दफ़ा ये बात बोली कि हम बिल्कुल इम्यून हो गए थे इस चीज़ को सुनते हुए
कि वो हमेशा मेरी अम्मी को बोलते थे तुमने मुझे कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, हाँ। कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तो हमें लगता था कि अम्मी वाज लाइक अ बिल्ली फॉर अस ना, कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। ही वाज ऑलवेज थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग हिम द किड्स। हम यार ये कब कर रहे होते हैं? नहीं हम तो छीना झपटी कर रहे होते हैं जब बच्चों We की would कोई never मसला हो thank जाए। our wives कि कि हम बच्चे का अकीका कर रहे होते हैं, सारी सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, बट डू वी टेक टाइम टू इवन थैंक हर? या बर्थडे बच्चों की सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उस बर्थडे पे हम कभी माँ को जाके थैंक कर रहे होते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ यू कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और चीज़, अगर बच्चा या बच्ची अच्छी चीज़ कर रहा है तो वो हम कभी नहीं कहेंगे कि ये माँ की तरबियत है। हाँ। बुरी होगी 1 सेकंड में, ये देखा ना तुम्हारी तरह, मैं तो अपनी बात करी, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं अगर ज़रा मेरी बड़ा हाई पिच common वॉइस है है या मेरे बच्चों की बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ हो जाए ना तो वो हाँ क्योंकि तुम ऐसे बोलती थी ना, मॉम शेमिंग। तो मुझे, और मैंने इतनी जो अच्छी वो चीज़ें की वो फ़ौरन पीछे हो जाती हैं। तो ये गलत है, हमें करना चाहिए अप्रिशिएट कि अगर हमारे बच्चे के लिए माँ इतना कुछ कर रही है, बाप कर रहा है, तो हम एटलीस्ट गलत नेगेटिविटी को उठा के ये क्यों कहें कि ये गलत इसने किया है, सही चीज़ पे हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन। मेरी शादी को 12 साल हो गए। जब मैं शादी करके आई थी तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब वगैरह फाइनेंशियल सब कुछ था, ससुर भी थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ससुर की डेथ हुई और हस्बैंड के थोड़े से हालात आगे पीछे हुए और 2 नंदों की शादियां करनी थी। तो 2 नंदों की जब शादियां साथ ही करनी थी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो टेंशन में हार्ट पेशेंट हो गए कि इतना मैं कैसे अकेले करूँगा, अकेले, अब फादर भी नहीं है। तो उस टाइम जो है ना मुझे इनडायरेक्टली काफ़ी दफ़ा कहा गया कि अपना जेवर नंदों को दे दो। मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात कही ना कि तुम साथ दो मेरा, तो मैंने ना अपना जो मेरा अपने यानी कि ससुराल का था और जो मेरे मैके का भी जेवर था ना वो भी मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया कि आप कर्ज़ा ना लें, आप टेंशन ना लें, आप इसको करें और आगे जब होगा आपके पास तो आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन वो वक्त मुझे याद है कि उस वक्त ना मेरी सास, ना मेरी नंद और ना मेरे हस्बैंड, उनके मुंह से शुक्रिया तो दूर की बात, एक होता है ना आँखों में एहसानमंदी नज़र आना, वो भी नज़र नहीं आई। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी सगी बहन भी होती तो शायद मैं अपने माँ बाप को जेवर नहीं देती कि मैं क्यों दूँ। सही। लेकिन मैंने नंद के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि आज तक आप अपने हस्बैंड की बात और होती है ना कि हाँ। उसके ऊपर सारा स्ट्रेस आ रहा कि है। मैंने अपने हस्बैंड की बात का मान रखा कि यार ये परेशान ना हो, किसी से कर्ज लेके और टेंशन में ना आ जाएं कि अब कर्जा कैसे अदा करेंगे। अब ये हो गया कि नंदे माशाल्लाह सेट हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को एहसान नहीं मानती कि मैंने कोई बहुत बड़ा एहसान किया। बल्कि कहीं से मुझे कानों तक ये खबर आई कि जी अगर दे भी दिया तो क्या, कौन सा एहसान किया, ये तो हमने ही तो दिया था, हमने ही तो दिया था, लेकिन मिल्कियत तो मेरी थी ना वो। मैं अगर चाहती और अगर मैं यही चीज़ अपने बहनों के लिए करती तो सबसे पहले सास नंदे खड़ी हो जाती, ये तो हमारे घर से गया हुआ जेवर है, ये कैसे अपनी बहन को दे सकती हैं। या हस्बैंड ही खड़े हो जाते कि नहीं ऐसे कैसे दे रही हो तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन आज तक मुझे कभी भी इनकरेज नहीं किया, कभी भी तारीफ़ नहीं की, कभी भी एहसान नहीं माना कि हाँ तुमने एक बहुत, उस टाइम तुमने हमारे उस सिचुएशन में हमारी मदद की थी, हमारे साथ जो तुमने बहुत अच्छा किया, एहसान किया था, कुछ नहीं। उल्टा जो है ना अगर कोई कहीं कमी रह जाती है, कुछ हो जाता है ना, तो फ़ौरन जो है ना उसका वो आ जाता है कि देखें अम्मी का ख्याल नहीं रखती, अब हम चले गए तो अब अम्मी का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। दोस्त थी और मैं उसको देख के ना बड़ा अप्रिशिएट करती थी। अच्छे वेल ऑफ घराने में उसकी शादी हुई थी। वो अपनी सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, स्पेशली ससुर का तो इंतकाल हो गया था, सास का बहुत ख्याल करती थी। यानी कि वो जो लाइक वो वॉशरूम नहीं जा सकती थी तो वो जो पाइप भी होता है वो खुद ही अटैच करती थी। तो मैं उससे कभी कहती थी कि तुम रख लो कोई प्रोफेशनल, तो कहती थी नहीं यार जिस तरह हम कर सकते हैं ना उस तरह वो लोग नहीं कर सकते। तो वो, मगर मैं ये कहती थी वो और ज़्यादा बेहतर से बेहतर उनके लिए चीज़ें करती थी। क्यों? उसकी रीज़न ये थी, मियाँ उसको ऐसे थैंक यू नहीं कहता था, उसको कहीं वेकेशन पे ले जाता था 1 हफ्ते, कि अपनी बहन को बुला लिया 1 हफ्ते के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए उसको वेकेशन पे लेके चला गया। होता है। फिर कहीं तो पहले मैं सिर्फ ये सोच रही थी, मैंने कहा यार देखो इसकी मियाँ का थैंक यू करने का तरीका अलग है। वो वेल ऑफ है तो वो ज़बान से नहीं कह रहा, वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, जो कि मतलब वो एक अपनी सास के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रही है जो कि शायद अपनी सगी बेटी भी ना कर पाए, तो वो मियाँ उसको थैंक यू करने के लिए अलग, बच्चों के बगैर
उसको अलग वेकेशन पे साथ लेके जाता है कि उसको एक रिलीफ मिले। हर इंसान को एक रिलीफ चाहिए होता है। जब वो रोज़मर्रा का 24 घंटे का काम कर रहा होता है तो उसको एक रिलीफ चाहिए होता है। बहुत सारी खवातीन को नहीं घूमना पसंद, उनको कुछ और पसंद होता है। मतलब बैग्स चाहिए उनको, ये चीज़ें मतलब लाइक उनको कपड़े चाहिए, और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ज़बानी मोहब्बत खर्च करने में कितना टाइम लगता है। एक ज़बानी जो एक ऐसे तबके के लोग हैं जो कमाते हैं वो ही खाते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो इतना खर्चा कर सके, तो एक ज़बानी मोहब्बत ही बहुत है, एक इज्जत ही बहुत है। मेरे ख्याल में इनके केस में तो अगैन सॉरी फॉर हियरिंग ऑल दिस, और लाइफ लेसन लर्नड वेल था ये। इसमें सिर्फ ये भी एक चीज़ आती है कि खाली मोहब्बत ही नहीं, कि मोहब्बत हम करते रहेंगे, तुम सब अपना कुछ मुझको दे दो। यहाँ पे वुमेन राइट्स की भी बात आती है ना, कि औरतों के हुकूक क्या हैं, और जो औरत की चीज़ें हैं वो उसी की चीज़ें हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं और से अरेंज कर लूँ या मैं कुछ भी कर लूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो कर रही है, अच्छा कर रही है, लाइफ लेसन हो गया ना कि हाँ मैंने किया लेकिन मुझको नहीं मिला, और ये लाइफ लेसन हम सबको मिल चुके, खाली आपको नहीं मिला, सबको मिले हम, और फाइनेंशियल तो हम सभी को मिले हुए हैं। हाँ। लेकिन औरतों के हुकूक, कि आपको पता हो कि ये मेरी बीवी है, ये उसके राइट्स है, और इन राइट्स की भी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इट्स जस्ट नॉट अबाउट थैंकिंग ना, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। एक प्रोग्राम के एंड में एक बहुत ज़रूरी मुझे मैसेज देना है, और वो बहुत ज़रूरी भी है कि अक्सर लोग हमारे यहाँ अप्रिशिएट तो करते ही नहीं है, मगर उससे निगेट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर अब ये कहूँ कि पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तहत रवां साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद के पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बैक वक्त चलाई जाएगी, सिंध समेत। तो वालिदैन से अपील है कि प्लीज़ साथ दीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं, भी मारते हैं बेचारे, जो आ जाते हैं, वो भी देखे ना, उनके साथ भी गलत हो। हाँ, मतलब लाइक उनको अपने बच्चों को कहते नहीं हमने तो नहीं पिलाने, ज़रूरी है, मना कर देते हैं। सो इसलिए इस चीज़ में अप्रिशिएट भी करें और साथ कोऑपरेट भी करें, तो ताकि फिर हमारा मुल्क भी पोलियो से पाक हो सके। तो ये एक एंड में मैसेज देना चाह रही थी मैं कि हमारे यहाँ कोऑपरेशन नहीं होती है, वो भी और वो लोग, हम पॉलिटिशियंस ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी, पॉलिटिशियंस को फ़ौरन कोई बुरी चीज़ होती है तो फ़ौरन हम उनकी बुराई तो करने लगते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उन्हें भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपनी सुबह का और हमारे पास आए। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना 2.5 घंटा हमें दिया, और इसी तरह देते रहिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।